Good afternoon to everybody. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम से ही है कि कोऑर्डिनेशन बनाना है थोड़ा सा। पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए क्योंकि नेट जेम गेट में आता भी बहुत ज्यादा है और दूसरा हो भी जाता है। एक्चुअली दो बातें आती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मास्टर्स में नहीं होती है। आना और होना दोनों फर्क होता है, राइट। ये वैसा टॉपिक जो आ जाता है नंबर भी देता है, ऐसा ही टॉपिक ऑर्गेनोमेट्रिक्स भी है, वो आता है नंबर भी नंबर देती है। फिजिकल रिलेटिवली जेम में थोड़ी सी तरफ आती है, नेट में बहुत आसान रहती है क्योंकि पहले वाले मैं सोलह सेम पेपर बनता है तो वो चाके भी तो नहीं बना सकते, कोर्ट में चले जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट बना दिया, 4-5 आंसर इंटीग्रेशन देती है पहले वाले पता है पता चले सब मैंने तो जिंदगी पढ़ाई नहीं। इंटीग्रेशन में क्या होता है मेरे को नंबर चाहिए, तो इस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए नेट का पेपर रिलेटिवली फिजिकल सरल से आसान है। 10 पेपर देख लो, एक ही ब्रैकेट 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकली है, उसको न्यूमेरिकल नहीं होता। 30% जो रिमेनिंग 30% क्वेश्चन होते हैं नेट में वो फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली आपको इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो हाउ टू पुट द वैल्यूज, इफ यू नो हाउ टू यूज यू गेट द आंसर। तो 60% पेपर ऐसा रहता है। और रिमेनिंग 30% पेपर थोड़ा सा वो तो उसका तैयार अपने पेपर को करेगा। ये और जेम में फिजिकल मतलब करके जाना रहता है, बड़ी आता है, मतलब अच्छा आती है, बहुत लेवल की आती है। और ऑर्गेनिक तो सब में ही लेवल की आती है, उसका पैरामीटर नहीं है। नेट भी तो बायो लेवल उसको एक्सक्लूड कर नहीं सकते। तो फिर एक्चुअली जो सबसे स्कोरिंग पार्ट बच जाता है वो ये दो टॉपिक बच जाते हैं, ओएमसी और कोऑर्डिनेशन। ये बहुत बढ़िया नंबर देके जाता है, स्कोर देके जाता है। वैसे रिलेटिव फिजिकल भी टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला नंबर देता है, वो भी आसान से गाड़ी वाली क्वेश्चन आसान आता है। थर्मोरेलेटिवली पता नहीं उसका कुछ देता है, संसार है जो समझ में आया वो डाल दिया उसने। तो कुछ टॉपिक से मतलब तैयारी करते हैं। मैं हालांकि मेरे को इससे कंसर्न नहीं कितने नंबर आ रहे हैं, मैं 15 साल पुरानी बात इसके लिए नहीं बताऊंगी, लोगों को दिलाता फिर एग्जाम के लिए पढ़ाऊं। मैं तो केमिस्ट्री के लिए पढ़ाऊं, केमिस्ट्री मेरा कहीं इसमें कोई सरोकार नहीं है। जो जिसको केमिस्ट्री आएगी उसको नंबर ऐसे आ जाते हैं दुनिया में ना, वो बताया जिनको कोचिंग और ट्यूशन पढ़ने वाले नंबर नहीं आते आप जैसे मतलब। तो नहीं सच है, इट्स ट्रूथ। मैंने कभी सीरियसली नहीं करी, लेकिन दुनिया को कोई केमिस्ट्री पढ़ाता सारे मास्टर भी सॉल्व करवाते हैं। हमारे जो आगे होंगे भी इस बार भी तुमने कभी पढ़ाया तो 2-4 सवाल ऐसे थे बाउंसर जो सारे थोड़ी में बड़ी कोचिंग के थोड़ी से पूछे अंत में कि मुझे बताओ मामला क्या है कि नहीं। एक और इसमें क्वेश्चन आ गया था तो कंडक्टेंस वाला नहीं कंडक्टेंस वाला वो उधर ही नहीं पता उत्तर देते हो, तो इसको बुक से पहले पढ़ा दिया सवाल लास्ट से बोनस नंबर दो आंसर देते हो, तो दोस्त में नहीं वही क्वेश्चन है। लेकिन वैलिडिटी कॉन्सेप्ट तो समझते नहीं अपने विचार वैलिडिटी वाला कॉन्सेप्ट आप तो समझेंगे उसको। तो मैं तो इसके लिए सर मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि नेट जेम की तैयारी में आप आते हो तो थोड़ा पता तो भाई कि रास्ता क्या जाता है एग्जाम पास होने का। पर मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, मेरे को मैं केमिस्ट्री तरफ से बोलता हूं, ठीक है मैं साइंस तरफ से हूं तो मैं केमिस्ट्री तरफ से मतलब मेरे को पता ही दिलचस्पी नहीं है परीक्षा पास होने में। सब क्यों जाते कोई टेंशन नहीं होती, ऐसे पास होती परीक्षा तो दैट्स माय प्रोडक्ट बेसिकली। मैं कभी पास नहीं किया आज तक केमिस्ट्री फील्ड की, मतलब मैं इंजीनियर तो हूं ही और उसी इंजीनियर हूं और वैसे एमटेक भी हूं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो इंजीनियरिंग का पोर्शन है, उसका केमिस्ट्री कोई सरकार नहीं। सो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरी हाईएस्ट मतलब मेरा लास्ट पेपर केमिस्ट्री था, बस 12th केमिस्ट्री है ना, बोला था मेरे नंबर आया उसमें। तो लास्ट पेपर था मेरा, ऑफिशियल पेपर मेरा वही लास्ट था। उसके बाद ऑफिशियल तो मैंने हर साल मतलब नीट का टॉपर जेईई का मैं फोटो में आपने सुना बड़ी कोचिंग और जेईई वहां की बड़ी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मेरा डिपार्टमेंट हुआ करता था। थोड़ी मेरी मत मारी गई थी जो वहां 70 मतलब 75 लाख के पैकेज को छोड़ के आया था रिवॉल्यूशन के लिए, आंदोलन की बीटीयू के लोगों को सिखाऊंगा दिया, वो किया भी मैंने। मतलब मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑफ माइन आर टीचिंग डिफरेंट कोचिंग्स अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस। 10,000 बच्चे पढ़ा रहे मेरे। बात किसी कॉलेज में चल रहा है, किसी कॉलेज में चले जाओ अपना मार्केट में तो हर दूसरा आदमी करके मिलेगा कि हम कहां से मैं पढ़ाऊंगा कभी तो किया मैंने। बट उसका रिजल्ट नहीं निकला, पैसा वगैरह नहीं पाया। जो लोग हमारे मेरे स्टूडेंट हमारे जो आज तुम बड़े बड़े केमिस्ट्री के जो देखते यूट्यूबर्स वगैरह मेरे को समझ नहीं पड़ा होता है। अब इसी फील्ड में पैसा आ गया तो मेरी वो तो मेरी भी रहूंगा तो जैसा आदमी को पढ़ाएगा ना। अब जेईई में क्या पेरेंट्स पैसे देते हैं बस लाख 2 लाख देते हैं, तो फिर 5 मान लो 4 मान लो तो नहीं दो चीज में ना होता था 4 की लड़की ना ले लो तो गरीब को पढ़ा नहीं। तो बेसिकली वो अलग दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आई रिलेट दैट बिकॉज़ आई वाज एट माय पीक। मैं मेरे एकदम समाप्त था जब मैं पढ़ा था। आई वाज 22 इयर्स ओल्ड, यंग एकदम टाइम में कोटा में था। जब तक मैं तक दिन पढ़ा था अकाउंट में कुछ नहीं था उसका वो छोड़ के इधर आया मैं इधर इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग पहली बार 2011 के बाद इस बिल्डिंग और पहला कमरा लिया था मैंने। तो मेरे एकदम छोटी होती है ना करेंगे तो आप नहीं बोलेंगे दुनिया बदल गई मैंने बोला तो मैं से डिफरेंट कभी बात है। बट मैं 2-3 साल से मैंने समझा कि if you chase results, if you chase exams, if you chase मतलब आपको पूरी सवाल होती है दुनिया को पागल होते हो या फिर डिफरेंस होते हो फ्रस्ट्रेट होते हो एग्जाम रिजल्ट चाहिए वो नहीं आता है बेसिकली। जितना कीजिए आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो जितना उसको एंजॉय करते हो जितना प्रोसेस को एंजॉय करते हो और प्रोसेस से जो स्टेप्स को टिक करते हो ना टिक इन स्टेप में मैं तो सब कराता हूं लोगों से कि करियर ये सब मतलब आप में कोई भी मांग लेता हूं मैं ये सब। मैं हां जब मैं पहली बार मैं कोटा से आया तो मैं सुना था कि ड्यूक स्टीवन सिंधु मिरांडा इन कॉलेज के 100% फॉलो पे जो इनका रिजल्ट बताया तो मेरा पढ़ना नंबर 7 नहीं सहीगा नहीं चुनिया तो मेरे को ख्याल है उसको अगर मैं तो जब भी होगी ना अब तो मैं इस पूरे कैंपस एक्सरसाइज कर लेता हूं। मैं कहता हूं ये तो कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ सोच बेसिक नहीं आता है। मतलब केमिस्ट्री का सेंस सोल मतलब हमको ये नहीं आता कि हम बोलो सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है तो लगा दिया तो बस मतलब डेफिनेशन नहीं वो बता दिया जब हम मतलब प्रोजेक्ट को लागू बता देंगे वो बेसिकली डिफरेंस क्या है मतलब उनके कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्लैरिटी वो नहीं थी। तो फिर मुझे बात समझ आई कि दो चीजें एक होता है केमिस्ट्री को जीना, केमिस्ट्री को समझना, केमिस्ट्री को एंजॉय करना, प्यार करना केमिस्ट्री को। इसीलिए मैं इस फील्ड में बन गया था नहीं बन गया उसमें गवर्नमेंट सर्व किया मतलब बायो ऑफिसर इन गवर्नमेंट और मेरे सोच केमिस्ट्री बनाने की तो वही मेरी रात है। तो वो एक अलग प्रोसेस होता है उसमें ना रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है मतलब मेरे पास स्टूडेंट पढ़ाया ऐसा नहीं सबको नहीं होते एक आध मतलब हर साल 2 साल बाद आपको ऑफलाइन ऑफलाइन ये रहेगा और इसमें ऑफलाइन लास्ट बैच था मेरी करियर अंतिम ऑफलाइन बैच है जो पढ़ा रहा हूं। अंतिम ऑफलाइन एक सेशन चल रहा है मेरा ये 15 साल की बड़ी जर्नी आज खत्म मतलब लगभग इस वक्त खत्म से हो रही है। अंतिम ऑफलाइन बैच है मैं ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ाऊंगा आई हैव टू गो फॉर सर्जरी लिस्ट में सर्जरी जाना तो इसलिए मैं लास्ट ऑफलाइन बैच मेरा ये सेशन खत्म करके करके कोई ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ाएंगे मैं केमिस्ट्री ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ाएगी ये ऑफिशियल अनाउंस कर रहा हूं दिस इज द लास्ट ऑफलाइन बैच आप अंतिम है जो मैं पढ़ जाएंगे 2011 में पहले लोग पढ़ गए हो आप अंतिम 11 के बच्चे भी आनी है एक ही बस इंडिया में बाकी सफर में 27 बच्चों के बेस्ट ऑफ दो एक दो इंडिया में बाकी सफर में उसमें से लेकर 30 तक का जो सफर उसमें मेहनत मेरा मेरे टेक अवे जो लगी थी कि अगर सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है मतलब कई स्टूडेंट्स मेरे मलालवीर कॉल में आते हैं जो एक बार पढ़ के गए और फिर मुझे पढ़ाई नहीं सकते तो दोबारा उनको कोचिंग कुछ नहीं करना नोट्स बस अपना वो सब्जेक्ट समझना है रिवीजन किया एग्जाम के सवाल में और वो सारे एग्जाम को टॉप किया मतलब एवरी एग्जाम मतलब नेट टॉप किए सेम दिए तो टॉप किए ये टॉप किए टॉप से टॉप 5 टॉप में अच्छा रैंक वो यूपीसी यूपीसी टॉप किए वो असिस्टेंट प्रोफेसर दिए यूपीसी एग्जाम टॉप किए वो एक सब्जेक्ट को मतलब लगा गए और जो बैक तो रास्ता जाता है
मुश्किल है, बहुत डिस्ट्रक्शन है। आप आपकी प्रायोरिटी बस नहीं आती केमिस्ट्री क्या करने में, बहुत चीजें क्या करने का है, फिर दोस्त है, फिर जाने पिज्जा है, क्या होता है प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें, कई केमिस्ट्री में स्ट्रेन करती है टॉप 10 में आती नहीं होगी बेसिकली, उनमें दिन क्या ही मैंने कर लिया, तो बहुत मुश्किल चीज है, जो जो ऐसा लगता है क्या है एंजॉय करना सब्जेक्ट में जानते हो तो मुश्किल चीज है कि उसके लिए तो प्रायोरिटी आते ही हम चाहते नहीं हम केमिस्ट्री के बन जाए और हम केमिस्ट्री के लोग केमिस्ट्री नाम से कुछ जाने नहीं चाहते हैं, मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है कि यहाँ पे एजेंडा है एग्जाम पास हो, नौकरी लगे, जैसे साइड में जाए और बढ़िया पैकेज मिले, शादी हो जाए, फिर जिंदगी उड़ान नहीं है, वो तो बात पे है हमारा 145 लोग खरीदी है हमने, तो 200 का परसेंट आगे भी नहीं है, तो वो अपने अपनी समस्या में लेके चल रहा है। पेरेंट्स का भी काम है कि उनको कुछ चाहिए होगा ना, खानदान को आगे बढ़ाना है, फिर आगे बढ़ाना वंश बढ़ाना वंश, क्योंकि आपके दिए में बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाना चाहिए, तो वो तो है हमारा चल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, तो वो मुश्किल है। लेकिन जो एग्जाम के लिए बहुत आसान है, इसलिए उस वक्त उसको बिल्कुल टिक भी करना पड़े, मतलब कि भाई ये 15 यूनिट्स जैसे हर एग्जाम का है, जेम का है, जेम का बहुत सिंपल है कि आपको एक बार सिलेबस करना है और एक बार रिवीजन करना है, 5 सवाल निकालने, सारे पीवाई निकालने, पिछले 15 साल के सारे टोटल ए टू जेड सिलेबस निकालने, 50% 40% पीवाई मिल जाते हैं, लगभग बैठ जाता है, इधर नहीं लिखा तो उससे कैसा मिल जाता है, अप्रॉक्स मिल जाता है, सेम टाइम मिल जाता है, ये का उत्तर तो जेम में मिल जाता है, जेम को आपस में होती रहते हैं, तो पीवाई निकाल लेंगे, 5 सवाल कर लेंगे, एक बार कोर्स कर लेंगे, दोबारा रिवीजन कर लेंगे, मुझे पता नहीं आपको पता नहीं आईटी जो चालू जाने से सिंपल प्रोसीजर है, तो परीक्षा पास होने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ऐसे नहीं होता है, एक बहुत तैयारी की मैं बोलता हूं और क्लास में टेस्ट ऑब्वियसली बहुत सबसे जरूरी चीज है, वो नहीं देंगे तो आप सारी तैयारी हो जाती है। अगर आप याद से अगर आप आईटी दे रहे हो 30 टेस्ट और मैं दे रहा हूं 40 टेस्ट, आप 40 निकलने चाहिए, वो मस्ट निकलना, और वो करने के बाद आपसे मतलब बोलने के नेट में मेरे पास सिलेबस का मेरे को तो नहीं करनी है, कोई नहीं होती है, बिकॉज़ सिलेबस बड़ा है तो दो रिवीजन करने से फायदा नहीं होता, क्वेश्चन करने का फायदा होता है जेम तो जरूरी रिवीजन, बिकॉज़ बहुत सारा सिलेबस मतलब इतना फैलाव नहीं है कहानी का, तो आप चीजों को रिकॉर्ड मतलब मेमोराइज लर्निंग करा दो देखते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए आईटी पर्सपेक्टिव से। तो वहां एक सिलेबस दो रिवीजन में नेट में एक सिलेबस एक रिवीजन, तो ऐसा तो नहीं मिलता मुझे, जो आपके कहता है कि फेल हुआ नहीं, ये सब करिए नहीं होता है, नहीं मिलता है। अगर एक सिलेबस एक रिवीजन करो 18 से 20 यूनिट प्लस तैयार कर लो, वो यूनिट तो 40 है, वो तो कोई नहीं कर पाएगा, वो तो कोई पता नहीं चाहिए नेट में, तो इन सब नंबर पता क्लिक करना तो दिन अलाउ ही नहीं आपको करना, वो तो मुझे कहिए को बताया कि मैं तो सारा ही करके जाऊंगा, फिर वो तो नहीं है, वो तो कहते हैं दुनिया में वो ज्ञानी होते हैं, यहाँ ज्ञानी आते हैं निकल करने ज्ञान करने दिखाते हुए बहुत ज्ञानी है, और एक तो डेमो मिलेंगे, पहले तुम डेमो क्लियर करो, डेमो छोड़ के बात करेंगे क्या होगा, कब तो रहेगा बाद में केमिस्ट्री के नाम पे कितना है मैं बहुत कुछ जिनको वो तो कर वो तो थोड़े से नीचे चीज मानता हूं, जिनको अपने सब्जेक्ट से ही मतलब नहीं, जिनको नॉन से भी मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं, तो अगर वो चीजें टिक करें 7000 सवाल पैसे नेट के 30 40 टेस्ट नेट के 40 टेस्ट हैं, आपने पीवाईक्यू सारे लगाए, ये दोनों के सारे लगाए लास्ट 10 साल के मतलब लगभग 20 नेट के पीवाईक्यू के 20 पेपर्स और 10 पेपर के 30 पेपर आपने लगाए, 40 टेस्ट लगाए, 7000 सवाल आपने किए जो कि अपनी सारी बुक्स अवेलेबल है, और एक बार सिलेबस और एक बार रिवीजन किया है और 20 यूनिट्स को ही टारगेट करके आप आगे बढ़े हो, 10 पेपर अटेम्प्ट करने की आपको आर्ट है, हो जाएगी 40 पेपर चले हुए अगर चीज होगी लेकिन तो के पास नहीं दे रहा है, सीरियस पेपर की तरफ होगा और अपने रिस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे, पेपर में यूनिट पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन लैंग्वेज पर ध्यान रखना है, या मल्टीपल कांसेप्ट पे ध्यान रखना है, या नेक्स्ट पेपर में एटलीस्ट पेपर करेक्ट इंटरेक्ट वाला करना है, ये करेक्ट इंटरेक्ट कुछ कर लगाया, ये छोटी ये भी अगर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें डाउन द लाइन 6 पेपर 7 पेपर 8 पेपर 9 टेस्ट 10 टेस्ट 15 टेस्ट 20 टेस्ट आते आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और वो कितने 80% पहुंची, ये प्रॉब्लम है जिस दिन आपकी सीएसआईआर नेट में एक्यूरेसी 80% पहुंची आप हो जाएगा, उसी दिन तो अटेम्प्ट सब का इंसान मिला, अटेम्प्ट तो एवरीवन करके आएगा 50 नंबर का, एक्यूरेसी का ये लोग से कितने करके आएगा, तो जिस दिन आप 80% आप एक्यूरेसी पे पहुंच गए, उस जोन में पहुंच गए, कंसिस्टेंट हो गए, ऐसे तो पहले लेके आगे कंसिस्टेंट आपके एक्यूरेसी आपके पेपर देने की स्टाइल जो है वो ऐसी डेवलप हो गई 80 to 85 या 90% एक्यूरेसी आपने पा ली, तो जेम नेट में चाहिए नेट में 90% एक्यूरेसी चाहिए, जेम में चाहिए, जेम में आपको 85% आपको एक्यूरेसी चाहिए, बिकॉज़ वहां खेला लिया कि वहां कट ऑफ बढ़ाई जाती है, नेट में जो कट ऑफ है 55% से ऊपर जाती नहीं है, 80% से ऊपर नहीं जाती, तो 4% मान लो अधिकतम मान लो 7% आती है, जेम ऐसा नहीं है, जेम 70% कॉलेजेस के लिए आपको 75% तक भी जाना पड़ता है, 75% मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए, 50% मार्क्स स्कोर करने को आपको 90% एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, 85% एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है आपको पेपर में, तो आप 50% स्कोर कर पाएंगे, इसलिए मेरे स्कोर कर लोगे आपको समझ आ जाएगा, आपको इन नंबर आप उसको कर नहीं सकते, उसका 50% निकालोगे आपको समझ आएगा कितना आता है, उसका 50% निकालोगे 99 80 नंबर का आसपास तो 5% हो जाएगा, तो 76 के लिए अप्लाई करते हो आप 10% की आदमी हो जाता है, इस तरह से चलने उसको मैथमेटिकल चीज है, तो वही चीजें हम प्रोसेस को उन प्रोसेसेस में ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं बहुत आसान तरह का टॉपिक है, क्योंकि मार्क्स देता है और शॉर्ट देता है और गलतियां नहीं होती, नेगेटिव होने के चांसेस नहीं होते हैं, राइट, तो उस टॉपिक में हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, तभी वो चैनल पे सेशन उसको देखा करो, उसको वाकई में उसका अप्लाई किया करो, बिकॉज़ मैं कोई बाबा नहीं हूं कि मेरे को आया रात को करने में, ये 15 साल का अनुभव है, जिससे आप इनमें से कुछ आए कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, तो 15 साल में कितनी स्ट्रगलिंग की होंगी, आज एक बैच है ना एग्जाम में ऑफलाइन हमारे पास 10 बैच हुआ करते थे, कि कोई ऑनलाइन जमाने में तो 10 बच्चों हर कॉलेज का सारा चाहिए देखो, मुझे जाने कितने लोग का इनपुट मेरे नाम पे एक है जब का जब मेरे को मौका दिखा है, तो उसको प्रोसेस करने पर क्या होना चाहिए क्या होना कैसे होना चाहिए, कुछ डेटा के बेसिस में आपको बता रहा हूं कि बेसिकली जो बातें हैं वो एग्जाम के पास करने के पॉइंट से वो बातों को अगर आप सिर्फ उनको भी फॉलो करके चलेंगे तो आईआईटी जेम सीएसआईआर नेट और गेट बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है भारत के, अगर मतलब क्या बोल सकते हैं डिफिकल्टी लेवल पे मेजर करें स्केल पे तो भारत के टॉप 50 एग्जाम में नहीं आते, ये डिफिकल्टी लेवल में एग्जाम्स नहीं आते हैं, 15000 बच्चे कैसे आईआईटी जेम को नहीं देता है, तो आई की डिफिकल्टी इसमें 1000 को पास ही हो जाना है, तो 15000 में से 1000 पास ही हो जाना है, 1000 को कॉलेज में जाने तो आई की डिफिकल्टी मैं तो नहीं मानता डिफिकल्टी, मैं डिफिकल्टी नहीं मेरा 22 लाख दे रहा है, वो है ना डिफिकल्टी का मामला, तो कितना परसेंट क्या है किस बैकग्राउंड का प्लस बहुत सारे सो मेनी ऑफ जो टैलेंट है वो 12 के बाद आपका सेपरेट आउट हो गया टैलेंट, मतलब इंजीनियर बन गया डॉक्टर बन गया, तो वो भी नहीं है बहुत हाई कॉम्पिटिटिव माहौल, तो सो दैट्स व्हाई मैं मतलब आईआईटी जेम नेट को मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं मानता हूं, वो इसलिए बन गया बिकॉज़ 50-60% लोग सीटी की याद चंडीगढ़ से निकल, मेरे पास एक लड़की का चलती है, उसे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, कॉल किया था कि सर ये तो बिल्कुल हो रहा है कि चुप परीक्षा तैयारी कर रही हो 4 लाख दो ना यार, बुकिंग हो रही है सर, ओपन बुकिंग चल रही है, तो चल रही है वो इट्स ट्रू, वो ऐसा चलती है, मैं बहुत बार डायलॉग को मानता ही ये बात पुराना टाइप करने की कोशिश की बच्चे है मेरे पीछे ये सब बता गधे टाइप का फील्ड है, अभी ये तो बच्चा लेते हैं वहां पे खड़े होकर पीछे मैंने कहा ये क्यों नहीं आया, मैंने फोटो की बात एक नहीं आया, तो बिल्कुल ये खत्म हो गया, कोई आशा नहीं उमंग नहीं है, सिर्फ क्या बच जाता है कुछ नहीं है, आंदोलन करने के लिए एनर्जी चाहिए आदमी को, इनको नहीं चाहिए, वो भी नहीं है, तो वो चलता है, इस वजह से थोड़ा सा रिलेटिवली 120 नंबर 5 रिजल्ट के लिए 118 नंबर जाने लग गया है, बाकी तो वो भी नहीं है, उससे अगर 60% सीटें ना है ना कंप्रोमाइज हो रही है, मतलब एवरी टाइम हो रही है, मैं जानता हूं खूब लोगों को जानता हूं जो कंप्रोमाइज करते हैं, खूब मेरे सामने केसेस मैं कर सकता हूं, आई कांट डू, मैं तो सिस्टम नहीं ले सकता, मैं तो सेंट्रल लगे नहीं नहीं गवर्नमेंट की लोग करते नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रिकी मामला बन गया कि 115 नंबर ग्रेस नंबर वरना नेट के पेपर में आज से जब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होते थे, तब देखिए पहले ऑफलाइन में जब इतना चलन नहीं था, चलो अंदर से नीचे हमेशा ज्यादा हुआ करता था, वो आज भी होगा, उससे ज्यादा मुश्किल पेपर है, आसान पेपर नहीं है,
और मुश्किल है, और डिफिकल्ट है। ऑनलाइन में और मुश्किल है बेसिकली। ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में दिक्कत है, रिजल्ट की स्क्रीन बंद हो जाता है, बहुत चीजें होती है। इसीलिए थोड़ा सा हो गया नेटवर्क एग्जाम नहीं मानता और नहीं मानता, नेट को नहीं मानता, नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे नहीं, यूपीएससी पे नहीं कि आपको फाइट करना हो तो एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबल होना। आप बस वो ये चाहते हैं कि नेट का मतलब होता है कि आपने एमएससी की है, ये चेक कर रहे हैं कि आप एमएससी से एमएससी हो, इतनी नॉलेज है आपने, वो चेक कर रहे हैं। बोला था आपने शादी की होगी, आपको आया ही होगा, पढ़ने वाला पढ़ने वाला जाएगा, तो वो बस इसलिए तो मुश्किल बन गया। अदरवाइज तो एक सीरियस एक्सपीरियंस से पूछे तो अगर एमएससी की, पूरी एमएससी की, दोनों चार सेमेस्टर, तो ये 4 सेमेस्टर प्रोग्राम था और वो सारा सीरियस बना, कौन क्या पढ़ा है, और कैसे पढ़ाते हैं, अरे ये तो आ रहा है सब पढ़ाते हैं। ये तो है नहीं कि वो वहां से कॉलेज में सब्जेक्ट या वो हुआ था केमिस्ट्री और मैं तो बराबर से निकलता है। दिस इज सिंपल एलिजिबिलिटी एग्जाम। हां ये इन दोनों से एलिजिबिलिटी टफ है, पर स्टिल नहीं टफ है, स्टिल नहीं टफ इसलिए बिकॉज़ वही केमिस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत गेट में एक कोई से अच्छे लोग ज्यादा माइनॉरिटी वाले ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, आईटी में ज्यादा सीरियस एग्जाम को लेकर, इससे सीरियस उनको जॉब डायरेक्टली मिल जाता है। बट इससे फायदा है कि बहुत सारे स्टूडेंट गेट और इंटरव्यू नहीं करते हैं, उन्हें पर इंटरव्यू करते हैं, ये तो हो जाता है, ठीक है, नहीं होता नहीं है। सो इसलिए कोई एग्जाम से नहीं मानता मैं। हां यूपीएससी में अगर आप सिविल सर्विस दे रहे हो, केमिस्ट्री में जा रहे हो, उसमें आप कुछ एकदम फाड़ो एकदम बोल दो, आपने एकदम जोरदार मचा दिया तो मैं मानूंगा कि केमिस्ट्री का कुछ है, तो वहां है कंपटीशन का मामला। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मतलब कई सारे हरियाणा के सारे लगे हुए आईटी दिल्ली से, बहुत सारे क्या नाम नाम की चौधरी है, वो स्टारिंग लाई यूपीएससी सिविल सर्विस में कलेक्टर बनाने से पता कुछ लगी है और सब वाले बहुत सारे लोग हैं मतलब, और सांगवान है, सही सांगवानी सब कलेक्टर बनेंगे। तो ये वो जो करके वहां भूल के मेरी जितनी नहीं यार आपने यूपीएससी पढ़ा मतलब फिर तो है, फिर तो एकदम जय मैं देव का रिजल्ट मेरी 10 रैंक आ गई, अभी 10 रैंक आ गई, 100 देखो डरे उन्हें तो बसवाया कौन सा बहुत तीन मार गया, तो मैं नहीं मानता बहुत बड़ा तीर हो जाए उसमें, क्या ही हो जाएगा इसमें। तो ठीक है आप उसको बना लियो क्योंकि 3 साल बेसिक मक्कारी होगी और 2 साल बेसिक मक्कारी, 5 साल की मक्कारी का तो फिर तो क्या ही बचता है यार, जो 5 साल जीवन मक्कारी ही कर ले परफेक्ट, फिर मामला वो खत्म हो जाता है उसका सारा मामला। और इसी वाला भी पहले जीवन में बहुत कोई पढ़ने में पूरी खत्म हो गया, जैसे यार भाई क्या है हां ये जो है इसे तो निपटा ही दिया है खेल कोई ना, आपको मतलब नहीं बनाने आ गया ये भी फिर सोने वाले भी बनाने मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वैसे उसके मुझे बात नहीं करनी सीखने के लिए लाई पता है कि जो आप यहां कौन सा बताओ ये बताओ कि मेरे समझ ये का सवाल ये अब बता है तो ये कर लो 1 साल और एक्स्ट्रा क्या है 4 साल ये 1 साल का और से कर लो तो निपटा ही दिया है मतलब खेल को। चलिए सब बातों को खत्म करके स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहले लगभग 12 या 13 लेक्चर कॉमन चलेगा, आईटी जेम का सिलेबस जहां तक कवर होगा, नेट गेट का और जेम का कॉमन होगा, उसके बाद फिर जेम वाले की छुट्टी रहेगी और नेट गेट का चलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। करते हैं। आइए इसमें स्टार्ट कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, ये आईटी जेम का सिलेबस है, वैसे सभी लिखे हुए तो हल्का सभी लिखे हैं, हल्का का सभी पढ़ेंगे, रिएक्शंस उतना ज्यादा इसमें है नहीं, बस ये रिएक्शन मैकेनिज्म करके एक छोटा सा टॉपिक डाल रखा है, चलो इसको देख लेंगे हल्का फुल्का, एक क्लास में इसको निपटा लेंगे। नेट में वैसे ही कुछ लिखते हैं, ऐसे लिख के छोड़ दिया कि जैसे चाहिए वो भी सारा उसी में है। और गेट में थोड़ा गेट इसलिए अच्छा है बिकॉज़ वहां एक्सप्लेन करके बताते हैं कि एक सब टॉपिक वाइज ये पढ़ना है अपन को, ये देखिए पढ़ना है सब, ये जो गेट का सिलेबस है वो सब करके मान लीजिए आप, इसका थोड़ा सा कम है, बाकी ये है तो नेट का सिलेबस भी लगा के सिलेबस देख लेना, देखो तो मुझे पता है दिखते तो क्या हो रही है, पर चलो कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अपन 3 हिस्सों में पढ़ेंगे ना, 3 पार्ट है मोटी मोटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। पहला बॉन्डिंग थ्योरीज, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है बना कैसे, बॉन्ड कैसे बना, सबसे पहले हम ये पता जानना कि जो भी कॉम्प्लेक्स बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना उसका बॉन्ड, हम बॉन्डिंग थ्योरीज वही बताइए अपन को, बेसिक एंड बॉन्डिंग थ्योरीज ऐसे कह सकते हैं इसको बेसिक। अच्छा रिकॉर्डेड में या लाइव में जहां भी आपके पास रिकॉर्डेड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, प्रदीप ने पढ़ाया हुआ होगा, वो पढ़ लेना, वो वरना नोट्स नहीं पढ़ाने वाला, माइस समझ में और क्या प्राइमरी लेवल ये बस है बनाना, ये नाम लिखो दी एग्जाम में बनाना, क्लोरीडो कोबाल्ट ये सब नहीं पढ़ाऊं, वो पढ़ाओ पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, जनरल पढ़ लेना, नहीं आता है थोड़ा कुछ नेगेटिव वाले पढ़ लेना, या पढ़ लेना। ठीक है, सो पहला है बॉन्डिंग थ्योरीज, मैं क्लास में ठीक है, थोड़ा दूसरे पढ़ोगे बड़ा दो में, चलिए इसमें ठीक है क्या, हाँ बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ेंगे, ये पहला सेक्शन है, ये सब में कॉमन है। ठीक है, जेम नेट गेट सब में कॉमन है, इसमें 3 थ्योरीज है, आपने पढ़ी होंगी आज तक, कौन कौन सी है, वीबीटी और उसका फेलियर कंप्लीटली आउटडेटेड होगी कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फिर कॉम्प्लेक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी कितनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एलएफटी। ठीक है, ये 3 थ्योरीज पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग थ्योरीज। बॉन्डिंग थ्योरी के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अगला सेक्शन जो है दैट इज स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म। क्या है दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म, खूब आता है और हर एग्जाम में आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म दूसरा वाला। तीसरा जो यूनिट है लास्ट, वो होगी रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। रिएक्शन मैकेनिज्म, reactions of complexes and thermodynamic analysis, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वैसे तो आईआईटी में भी ये सब है सारा, मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई, बट उतना डिटेल में इन डेप्थ नहीं है। इन डेप्थ नहीं है तो मेरा मतलब यहाँ ये पोर्शन पूरा कॉमन होगा अपना, ये आईआईटी जेम गेट अपन पूरा पढ़ेंगे, दैट इज अ कॉमन पोर्शन। स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिज्म का आधा हिस्सा बोले तो आपको 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तो कॉमन ही होगा खाली, ऑर्डर डायग्राम, ट्रांजिशन, ट्रांसफर डायग्राम, वो सिर्फ अपन आईआईटी जेम खत्म हो जाएगा। और ये पूरा जो है ये 10-11 लेक्चर 11 लेक्चर मान के चलो नेट गेट के लिए, जिसको मैं एक ही लेक्चर में जेम में खत्म कर दूंगा, उस जेम का बस टच करके आना है, टच करके आगे टच करके आ जाना है जेम में, उससे काम हो जाएगा, सवाल हो जाएंगे उससे, नेट में जेम गेट में जाएगा तो टच करके आ जाना है। तो कुल 1.5 पोर्शन कॉमन है और बाकी मेरी पोर्शन को अपनी क्लास में खत्म कर देंगे, बड़ा पॉइंट। और नेट गेट वाले को अपन चलते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा एनालिसिस खत्म नहीं होगा पूरा। आइए पहला सबसे पहले बॉन्डिंग थ्योरी से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है उसकी टर्मिनोलॉजी होती है ना, इसको क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप, वो समझ लेते हैं अपन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसे बनाते हैं अपन, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे है ना, MLN ऐसे बनाते हैं, उसपे कभी इधर कोई आयन होता है, कभी इधर कोई आयन होता है, मतलब उन दोनों को हटा देते हैं तो उसको चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज होगा, इसको बोलते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन। राइट, अब इस कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या है ये तो समझ लीजिए क्या क्या होंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये तो पता ही लगेगा, क्या बोलेंगे, चार्ज। क्या बोलेंगे, हाँ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर बाद इसी की चर्चा करने वाले हैं बहुत डिटेल में, ये चार्ज कॉन्सेप्ट की। तो चार्ज कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, ठीक है। चार्ज कॉन्सेप्ट को मैं चार्ज को बोला करता हूं, ये चीज पढ़नी है, इसको जानना है चार्ज क्या होता है। मैं गारंटी देता हूं 99% आपको पता ही होगी चार्ज मतलब कितने तरह का होता है, क्या होता है, कुछ में फॉर्मल चार्ज, रियल चार्ज, ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीजन नंबर में क्या फर्क है, तो बस यही हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन। इसको भी पूरा देखना है कि होगा क्या, एक्चुअली बात यूज होगा तो होना चाहिए, होगा, ठीक है। फिर ये वाली चीज जो उसको क्या बोलते हैं, बताइए वाली चीज क्या बोलेंगे इसको। नहीं मेटल नहीं होता, ये तो छोटे बच्चे बोलते थे। सेंट्रल एटम नॉन मेटल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन नॉन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं हमने, फास्फोरस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, आर्सेनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है मेटल, ये नॉन मेटल यूज होता है, जनरली मेटल होता है, ये क्या होता है। और जनरल बोले तो ट्रांजिशन मेटल होता है, बट कहिए इसको सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। ये अपना सेंट्रल एटम वाली चीज हो गई। और ये क्या है, एल, हाँ लिगेंड, ये इसका लिगेंड है। और एन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये कहानी, ठीक है। और एल और एन मतलब कितने एन का नंबर क्या होगा, इसके बेस पे कांसेप्ट आएगा, दैट इज कांसेप्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कांसेप्ट आएगा। हां तो कुल मिला के ले देके अपन को ये छोटी छोटी चीजें समझ लेनी है। एक तो समझ लेना है लिगेंड क्या होता है, सबसे पहले वही से शुरुआत करेंगे कि क्या है ये लिगेंड। दूसरी चीज समझ लिया अपन को बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना, क्या समझना है, लिगेंड से जुड़ी हुई एक चीज है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये समझ लेना है कि ये क्या है, इसके बारे में जानना होगा। और एक चीज जाननी होगी फिर अपन को चार्ज, कांसेप्ट ऑफ चार्ज। तो बीबीटी पढ़ने से पहले ये चीजें अपन को पढ़नी होंगी, ये चीजें, ताकि अपन एक बार कॉम्प्लेक्सेस को समझ जाएं, उनके बारे में जो भी वर्ड आगे यूज करेंगे उसको समझ जाए। जैसे बीबीटी वर्ड यूज कर लिया कि ये पाइडोनल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वाला बनाएगा, ऐसे आपको पता होना चाहिए पाइडोनल क्या, और सबसे पहले लिगेंड क्या है। सो ये छोटी छोटी तीन चीजें अपन को पढ़नी है, लिगेंड कि लिगेंड क्या होगा, इसके बारे में डिटेल, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, और कांसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का कांसेप्ट क्या है। टारगेट कांसेप्ट में तीन कांसेप्ट स्पेशली अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, राइट, फॉर्मल चार्ज क्या होता है और रियल चार्ज क्या होता है। ये तीन वर्ड आपको बार-बार घूमेंगे कोऑर्डिनेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मल चार्ज और रियल चार्ज। तो कांसेप्ट ऑफ चार्ज अपन इसको कवर कर लेंगे। पहला पढ़ना लिगेंड, और लिगेंड के लिए इस टॉपिक का नाम देना उसको लिगेंड थ्योरी, क्या बोलते हैं, लिगेंड थ्योरी। लिगेंड थ्योरी में तीन मोटे-मोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं। पहला कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी, दूसरा कांसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, और तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पता होना चाहिए भाई पाइडोनल टाइप बनाना है, क्लासिकल लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ये कैटायनिक लिगेंड है, लिगेंड, ये सब मालूम है, नाम पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन नंबर लिखेंगे। क्योंकि परीक्षा में तो एप्लीकेशन आएगा, छोटा सा फॉर्म आएगी, ये लिखा जाता है ना, क्या है ये लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या उसकी, मतलब क्वेश्चन का बनेगा, स्ट्रक्चर बताओगे अपन को, तो वो क्लासिफिकेशन लिगेंड नंबर देख लेंगे। शुरू करें। पहला कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का कांसेप्ट क्या होती है, डेंसिटी मैं आपको समझाता हूं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो बेसिकली कोई भी सेंट्रल एटम जो है, वो सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ, नॉन वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या जिसके पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो आके इसके साथ ओवरलैप करती है, क्या करती है, इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है इसको, इस तरह का बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने इंटरेस्टिंग बात इसलिए क्योंकि अब तक तो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से पहले तक वो सारी बातें होंगी और कुछ हालात वगैरह से बदल जाता है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जब मेटल आपको लेकर नजर आएगा और नॉन मेटल आपको लेकर नजर आएंगे। जबकि बचपन से अपनी बात करते हैं कि मेटल देने के लिए से और नॉन मेटल लेने के लिए, ये बात बढ़िया है। तो बचपन में पढ़ना क्लास में मेटल करते हैं, तो मेटल का नाम फॉर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल का नाम फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, बट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द रिवर्स। उल्टा उल्टा है, या मेटल आपको लेकर नजर आएगा और नॉन मेटल आपको, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो वाला बात हो गया कि मतलब अंबानी पेट्रोल लेके खड़ा और आप दे दोगे, ले ले पूरी दास पंडा लगा के, तो उल्टा मतलब होगा। ये भी हम समझेंगे उल्टा होगा कैसे, कैसे अंबानी का लड़का आके आप अगले बार नंबर भी आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, इससे समझने के लिए आपको पहले ये एल समझना होगा, ये एल क्या चीज है, लिगेंड। तो लिगेंड ऐसी स्पेसिस होती है नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच होगा जिनके पास किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन स्पेसिस कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरह की होती है किसी के पास, या तो शेयर होती है या तो अनशेयर होती है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरह की होती है, या तो इसके साथ शेयर होती है, किसी के साथ अनशेयर। जैसे किसी दो में लिगेंड लेंगे, एक लिगेंड अलग से दो स्पेसिस लिगेंड दो होगी, दो स्पेसिस, एक का नाम है अमोनिया और एक का नाम है इथीन, है ना, ये दो स्पेसिस है आपकी, ठीक है। अब देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों पास क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो अनशेयर्ड पेयर है, जिसको आप अंग्रेजी में लोन पेयर कहते हैं, क्या कहते हो, लोन पेयर कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर है, दैट इज लोन पेयर है कि नहीं बोलो। पर ऐसा इसके पास पेयर नहीं है, पेयर इसके पास भी है, हां ये पाई बॉन्ड है इसके पास, राइट, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड इसके पास, मतलब पेयर शेयर्ड पेयर है, क्या है, इसका मतलब ऐसी सारी स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे ये तो इसलिए टेंडेंसी रखता है बिकॉज़ ये लोन पेयर है, क्या है, उसका रिपल्सन है, ये हमेशा चाहता है कि चला जाए, मजा आ जाएगा, जिंदगी में जाएगा बोलना, इसके जो जितना लाइफ है इस लोन पेयर के लिए बोलने वाला नंबर 50 परसेंट आएगा, उस पर जाएगा तो डायरेक्ट एक्सेस है, लोन पेयर एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी सॉफ्ट लूजली बाउंड होती है, पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड जो होता है वो लूजली बाउंड होता है, क्या होता है, लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, इसलिए वो भी डोनेट किया जा सकता है। तो ऐसी स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डोनेट करने के लिए नॉर्मली हम उनको लिगेंड्स बोलते हैं। तो लिगेंड मोटे तौर पर दो तरह के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकते हैं किसी को, पहली अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कर सकते हैं, अनशेयर्ड डोनेट कर सकते हैं और दूसरी शेयर्ड डोनेट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह की कहानी जिस चैप्टर में आएगी ना उस चैप्टर का नाम ऑर्गेनोमेटिक्स, वहां मोस्टली शेयर्ड दे रहे होंगे लोग, क्या दे रहे होंगे, ये 3 पे 3 ये वाला लिगेंड यूज होंगे आपके, और इस तरह की कहानी जिस चैप्टर में इस तरह के लिगेंड्स की उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ लिगेंड्स या डिस्कशन ऑफ स्पेसिस व्हिच जनरली शेयर अनशेयर्ड पेयर विद द सेंट्रल एटम और मेटल आयन, मेटल आयन और सेंट्रल के साथ अनशेयर्ड पेयर शेयर करता होगा, डोनेट करता होगा, लेकिन मैं पॉइंट, इसीलिए इस तरह की स्पेसिस के लिए कांसेप्ट डिफाइन होता है इन लिगेंडों के लिए डेंसिटी, क्या डिफाइन होता है, इस तरह की जो स्पेसिस होती है इनके लिए कांसेप्ट डिफाइन होता है डेंसिटी का, डेंसिटी। और इस तरह के जो लिगेंड होते हैं उनके लिए कांसेप्ट डिफाइन होता है दरअसल हैप्टिसिटी का, किसका, हैप्टिसिटी का। शेयर्ड पेयर्स में इंपॉर्टेंट ये नहीं रह जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। शेयर्ड पेयर डोनेट करने में इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो दिए गए हैं वो कितनों के बीच शेयर थे, वो कितनों के बीच, समझ में आई मेरी बात। मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर साइकिल खरीदी, क्या खरीदी, दोनों का अधिकार है, 500 मिला, 500 मिला, मेरे को साइकिल की जरूरत है, इन्होंने मांगेगा, मैं इनका क्लासमेट हूं, बाहर मांगने का मेरे को साइकिल दे दे, मैं ड्यू करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कितने साइकिल दी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है किसके पर चलनी है, किस किस से पर, समझ में आया, क्योंकि वो शेयर्ड प्रॉपर्टी है। तो शेयर्ड प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो किस किस के बीच शेयर, इसीलिए वो कौन सा में चला जाएगा।
अब मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास साइकिल है, फलाना है, आईफोन है, 20 चीजें हैं। अब मैं जब दे रहा हूँ तो ये जानने का पड़ेगा कौन दे रहा है, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये जानने का पड़ेगा कि कितने दे रहे हो, क्या क्या दे रहे हो, राइट। अनशेयर्ड तो एक ही प्रॉपर्टी होती है। अरे बोलो भाई, अनशेयर्ड एक ही प्रॉपर्टी होती है। तो उस वक्त ये कभी नहीं जानते कि हमने किसने दी, उस वक्त ये जानते कितनी दी। इसे उसी को डेंसिटी बोलते हैं दोस्तों। तो डेंसिटी की डेफिनेशन तो यहीं पे क्लियर हो गई अपनी। नंबर ऑफ लोड पेयर डोनेशन साइमल्टेनियसली बाय लिगेंड। लिगेंड एक बार में सेंट्रल एटम को कितने लोड पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी। क्या बोला मैंने, लिगेंड एक बार में, और इंपॉर्टेंट क्या है, साइमल्टेनियसली कितने लोड पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स इज कॉल्ड डेंसिटी कहते हैं। अब देखो जिनके पास एक ही लोड पेयर रहता होगा उनकी तो क्लियर डेंसिटी बनोगी। अगर है ये तो देखा, एक है तो कर देगा। इट मींस सिंपल है, जिनके पास नंबर ऑफ लोड पेयर बने उनकी डेंसिटी तो वन ही होगी, इसमें कोई बड़ा वाली बात नहीं है। तो भाई इसकी डेंसिटी तो सिंपल कितनी होगी आपकी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमको ऐसी स्पीशीज के साथ डील करना है जिनके पास मोर देन वन लोड पेयर होते हैं। और जैसे ही मोर देन वन लोड पेयर का नाम हमारे दिमाग में, हमारे मतलब मेरे जैसे केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस है, केमिस्ट्री का, तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल पानी, क्योंकि हमने जीवन में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल पढ़ा, इसमें मोर देन वन लोड पेयर पढ़ा, वो लोड पेयर वाला तो सी होगा यार। ये पानी स्ट्राइक करता है, दिमाग में पूरी स्ट्राइक नहीं करता, ऐसा कहीं पानी पूरी स्ट्राइक करती है, पानी स्ट्राइक नहीं करता है, मोमोज करते होंगे, बट केमिस्ट्री वालों को पानी स्ट्राइक करता है बेसिकली। तो आओ पानी से डील करें, उससे पूछिए तेरे पास तो है, अमोनिया का मान लेंगे डेंसिटी है, बट यू हैव टू ऑन दिस, आपका क्या ख्याल है, आप कितने दोगे, कितना है आपकी बात है। देने का एक ही है मेरे पास, दिखाने का दो है, देने का इनमें से एक ही है। दरअसल जब वाटर का आप एमो डायग्राम बनाएंगे, वीवी डायग्राम वीवी से बनने लगेगा इसका, वाटर के एमो डायग्राम से लगेगा जब बनाएंगे, कभी जीरो टर्म ठीक है, वो सब पढ़ने को बाकी मैं बता देता हूं आपको। जब वाटर एमो डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता लगेगा वाटर के अंदर जो दो लोन पेयर है ना, वो दोनों सेम एनर्जी के लोन पेयर नहीं है, इनमें से एक ही होमो है। क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर एक ही होमो पेयर है, दूसरा पेयर होमो पेयर। जब वाटर का डायग्राम बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मतलब 72 तरीके से करने की। जब आप पानी का डायग्राम बनाएंगे, H2O का एमो डायग्राम, मैं बस डायग्राम बना रहा हूं, H2O का एमो डायग्राम बनाएंगे, तो जब उसके पूर्ण लोन पेयर बना रहे होंगे आपको H2O करके, तो जो पूर्ण लोन पेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो दो लोन पेयर में से दोनों लोन पेयर की एनर्जी सेम। दरअसल ये लोन पेयर बहुत लो एनर्जी का रहता है और ये होमो पेयर नहीं है, इसमें एक ही होमो पेयर होता है। और याद रखना, जब भी कोई स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज के साथ केमिकली इंटरेक्ट करती है तो इंटरेक्शन केवल होमो ल्यूमो के बीच ही होता है, नीचे वाले पेयर इंटरेक्ट नहीं, क्योंकि वो लोअर एनर्जी के होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, उनका न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको डोनेट नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं होमो ल्यूमो इंटरेक्शन। होमो ल्यूमो राइट, होमो ल्यूमो इंटरेक्शन होता है। इसीलिए कहने को पानी के पास दो लोन पेयर है, लेकिन डोनेट करने के लिए पानी के पास एक ही लोन पेयर है। दैट इज व्हाई पानी दो लोन पेयर के होते हुए भी एक ही डेंसिटी दिखाएगा, बिकॉज़ वो एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। आई थिंक व्हाट समझ आ गया होगा। दुनिया की दो ही बॉन्डिंग है जिनमें पानी के दोनों लोन पेयर यूटिलाइज होते हैं, दो ही बॉन्डिंग है दुनिया की। कौन सी बॉन्डिंग में देखिए होता है, दो ही बॉन्डिंग है, एक पार्शियल कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दोनों लोन पेयर यूटिलाइज हो सकते हैं, तो उसने इसलिए यूटिलाइज सकते हैं दोनों लोन पेयर बिकॉज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्चुअल में डोनेशन नहीं है। और दूसरी बॉन्डिंग है बैक बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग, और दोनों ही फर्जी बॉन्डिंग है, दोनों को हम कोवेलेंट की जमात से बाहर रखते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इज्जतदार जमात है, अरे इज्जतदार लोग हैं, इनकी पूरी जमात से बाहर रखते हैं, फर्जी बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग फर्जी बॉन्डिंग है, नाम ही लिखा बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग बात बनती है जिसको फर्जी लिखा कह सकते हो आप किसी बात, एग्जैक्टली वर्ड ही वही उसकी, बिकॉज़ ना तो कभी कोवेलेंट से काउंट होती, ना कभी डेंसिटी काउंट होती, हां बॉन्डिंग के बता देगी, बता देगी, बना कर ये काउंट होती है। अरे जिंदगी में दुख सुख आ सकती है, पर दुनिया के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है, अगर किसी का चक्कर चल रहा है बॉन्डिंग का, दूसरा चक्कर इलीगल चक्कर, तो ठीक है, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, उसके अंदर बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, दुख सुख कर देगा, लेकिन लोग नहीं होती, इसलिए वो हमारे बॉन्डिंग कमी बॉन्डिंग का बात नहीं होता। पहले लोग बॉन्डिंग में वाटर के दो लोग हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग और बॉन्डिंग नहीं होते, इसलिए इसकी डिस्टेंस डेंसिटी आपकी बनी हो गई है। अब मैं NH2 माइनस से मिला, कैसे मिला है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसके पास एक होमो है, दूसरा होमो नहीं है, इसलिए नहीं दिया, तो मैं मतलब एकदम अपना इसको पैक करके निकाला, ये वाला मॉलिक्यूल ठीक से दो होमो है। जब आप NH2 माइनस का डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, तो अगर बोलने का मतलब जब आप NH2 माइनस का डायग्राम बना रहे होंगे, NH2 माइनस का, आप जब NH2 माइनस का डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि एक्जेक्टली दो होमो है, कितने होमो है, दो होमो है। आपको होगी अगर किसी के पास दो होमो है तो फिर वो दोनों डोनेट करेगा, बोलो यार, फिर तो वो दोनों दोनों से मिल गए, तभी दोनों होमो है, अरे होमो ये सब दोनों होते हैं, अब सेम एनर्जी होने तभी दोनों होमो है, एक ऊपर नीचे होगा, एक ऊपर एक होगा, तो सवाल ये दोनों करेगा, आंसर करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई तो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा जी, ये भी डोनेट होगा, ये भी डोनेट होगा, तुम्हें तो अच्छी लगी, मजा आया, तो डेंसिटी दोगी, उत्तर है नहीं, अभी भी एक ही होगी। सवाल तक क्यों, साइमल्टेनियसली करेगा, करेगा, साइमल्टेनियसली भी करेगा, एक साथ भी करेगा, दोनों भी करेगा, अभी डेंसिटी एक ही है। वो इसलिए है क्योंकि आपको इसके लिए बॉन्डिंग पूरी समझनी होगी। बेसिकली आपने दो यहाँ पे पेयर्स बना दिए, ठीक है, दो पेयर्स मैंने यहाँ पे बना दिए, एक मैंने सारा पेयर लगाया, आपने दो पेयर बना दिया, आपने कहा कि जी ठीक है, दो पेयर है, मेटल के साथ इंटरेक्शन भी हो रहा है, दोनों दे रहा है, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड फाइन। यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बॉन्डिंग भी बन रही है, बहुत बढ़िया, एक भी दे रहा है दूसरा भी दे रहा है, बट याद रखना ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है, और केमिस्ट्री के समाज में सिग्मा कोऑर्डिनेट की तो इज्जत होती है, पाई कोऑर्डिनेट की कोई इज्जत नहीं होती। दरअसल पाई कोऑर्डिनेट का ही नाम बैक बॉन्ड होता है, और बैक बॉन्डिंग्स की केमिस्ट्री के समाज में कोई इज्जत नहीं है, ना इनको कोवेलेंसी में काउंट किया जाता और ना कोऑर्डिनेशन में काउंट किया जाता। इसीलिए चाहे इसने दो दिए एक बार में, चाहे तीन दिए, इंटरेक्शन एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ सिग्मा एक ही होगा, बाकी होने वाले सब पाई होंगे, और पाई को कोई गिन नहीं रहा, क्योंकि सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को कहा जाता है इज्जतदार बॉन्ड, उन्हीं का नाम होता है अंग्रेजी में डैटिव बॉन्ड। क्या नाम होता है, बट पाई कोऑर्डिनेट्स का नाम होता है बैक बॉन्ड। क्या होता है, और उन्हीं के बारे में लोग बिचिंग करते हैं कि वो इलीगल वाले मामला है, ये है नहीं दमदारे वाली चीज। तो कुल मिला के अपन को बात समझ में आई हुई है कि भले ही दो होमो, भले ही तीन होमो, चार होमो, भले ही चार लोग, पांच होमो, तेरे पास चल रहा है इधर, भले ही चार चल गया, दो या तीन होमो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पहला इंटरेक्शन सिग्मा होगा एंड रियल इंटरेक्शन या अपर इंटरेक्शन लिखा, पाई इंटरेक्शन आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला, दैट इज व्हाई डेंसिटी का पार्ट नहीं है। क्या आपको समझ में आया? इसीलिए NH2 माइनस के लिए हम सॉरी बोलेंगे, भैया होमो तो तेरे पास दो है, पर सिग्मा कोऑर्डिनेट एक ही बनाया, इसीलिए डेंसिटी की डेफिनेशन में लिख दिया था कि लोड पे डोनेशन कौन सा वाला, हां पाई नहीं काउंट कर रहे हैं हम।
अब हमारे पास मजबूरी आ जाती है, अब हमारे पास मजबूरी आ गई है कि अगर हमको डेंसिटी दो चाहिए तो एटलीस्ट डोनर एटम बनाने पड़ेंगे अलग अलग। एक डोनर एटम तो पास नहीं है कहानी में, तो इसका मतलब मुझे डोनर एटम्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? क्योंकि अलग अलग एटम तो अलग सीमा बना सकते हैं ना, अब मुझे डोनर एटम्स बनाने होंगे। उन्हीं को कोऑर्डिनेशन में आगे मैं वर्ड यूज करूंगा अब से लेकर लास्ट लेक्चर तक। डोनर साइट्स क्या बोलूं उनको? तो अब से मैं डोनर साइट बोलूं, उसका मतलब है एटम्स हैविंग लोन पेयर। क्या मतलब उसका? जब मैं डोनर साइट का यूज करूंगा तो क्या उसका? एटम्स हैविंग लोन पेयर, वो डोनर साइट हमारे कोऑर्डिनेशन में है। डोनर साइट मतलब वो साइट डोनेट करती है, डोनेट करती है तो क्या है? लोन पेयर। तो अब डोनर साइट्स बनानी पड़ेंगी। तो मैंने सबसे पहले डोनर साइट बनाई NH2 NH2 भाई। मैंने कहा इसको लेके चलते हैं, ये वाले को देखते हैं। एक और नाइट्रोजन मिला, आपको तो दिया है, मैं मिला इससे और मैंने कहा कि अब ले, अब तो तेरा पापा भी दो बनाएगा, सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि अब तो मैंने दो ले लिए हैं और ये वाला पहला डोनेट करेगा वो भी सिग्मा होगा और ये वाला पहला करेगा वो भी। तो मैंने मेटल को कहा अब तो लेगा दोनों से। कहता है क्यों लूंगा, एक से ही लूंगा, या तो ये दे दे या ये दे दे। मैंने बोला ये तो बकवास कर रहा है तू, दोनों एक साथ क्यों नहीं? कहता पागल थोड़ी ना हूं। ठीक है, ये कोवलेंट वोलेंट टाइप की गरीबी में ठीक है, बॉन्ड बना रहा हूं, मजे के लिए जिंदगी काट रहा हूं, पर इतना मजबूत थोड़ी ना हूं कि 3 नंबर की भी बनाऊंगा मेरी। इतना पागल मैं क्यों हूं भाई? दुनिया को इलेक्ट्रॉन बांध के आया हो यहां तक। नंबर कब से बनेंगे? मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो गाली सुनो, कब बनता है सर? मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर मेटल आयन बनेगा, है वो लिगेंडों से इंटरैक्ट करेगा। तो जो सुबह सुबह उठ के 10 आईफोन डोनेट करके आया है वो शाम को पूरी शेयर करेगा तुम्हारे साथ, बट मर मर के करेगा, मजबूरी नहीं करेगा, तो शेयर करता तो क्या लोगों को मारे जा, समझ नहीं आता। मतलब मेटल का कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग उसकी लग्जरी है। क्या है उसका, क्या बोल सकते हैं उसकी? शौक है, शौक का एकदम करेक्ट वर्ड, शौक है उसका। मजबूरी उसको रॉकेट रॉकेट नहीं बनाना है, उसको प्रोजेक्ट रॉकेट बनाने में रात हो गए हैं, इसलिए मैंने शेयरिंग करी। अरे उसको कहना पड़ता है वो तो तेरा क्या गया इलेक्ट्रॉन पेपर के लिए जरूरत है, दुनिया को बोला है तो उसको भी थोड़ी ना मजबूरी होगी। हां 3 नंबर की ये वाली चीज कार्बन से उसको बदलना होगी, कार्बन को बदलना क्योंकि मुझे तो बदलना है क्या हुई कि नहीं, कैसे आ गया नहीं समझ में आई। नॉन मेटल्स की मजबूरी है, उनको उनका स्टेबिलिटी नंबर मैच करना है। अगर उन्होंने उनका स्टेबिलिटी नंबर मैच नहीं किया तो वो समान नहीं रह जाएंगे, लोग बोलेंगे आप ये क्या है और नहीं है इसका। नहीं समझ में आया, ऐसी मजबूरी उनके साथ इसलिए होती है, नंबर बना लेते हैं, वो पता उनकी स्टेबल नहीं है और बना लेते हैं वो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब पेपर के इंटरव्यू होता है ना, बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे, सो मेनी इंटरव्यू स्टूडेंट्स मुझे पूछा व्हाई मेटल डज नॉट फॉर्म 3 नंबर रिंग्स बट नॉन मेटल डस। कोऑर्डिनेशन में 3 नंबर की नहीं मिलती बट कोऑर्डिनेशन मिलती है, ऐसा क्या नहीं है क्या? अगर नहीं बताएगा आप वो मिलती हैं, कॉन्फिडेंस पढ़े आपने, एपॉक्साइड्स पढ़े आपने, तो 3 नंबर की नहीं बताइए वो बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते बिकॉज़ उनको तो बनाना ही है, उनको तो कुछ नहीं करना है, उनको आगे बढ़ना है, उनका ऑप्शन नहीं है, उनकी मजबूरी है 3 नंबर बनाना। इनकी शेयरिंग करना मजबूरी नहीं, शौक है, और शौक तो बड़ी चीज होती है, फिर वो मजबूरी नहीं करेगा। इसीलिए मैं रिजेक्ट करके देता मैं इतनी अनस्टेबल स्ट्रेंथ नहीं बनाऊंगा। सवाल उठता है इस रिंग को क्या कहते हैं, इसका मतलब किसी भी लिगेंड की डेंसिटी में सिर्फ कितनी डोनर साइट्स हैं, अब यही इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि वो डोनर साइट्स मेटल के साथ कितने मेंबर की कहीं मेटल रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। और यहां मेटल ने सॉरी बोल दिया कि सॉरी ब्रो आई कांट फॉर्म। इस रिंग को कहा जाता है, वहां तो बोलते हैं नॉर्मली रिंग, क्या बोलते हैं साइक्लिक रिंग, यहां कहते हैं इसको चिलेट रिंग, क्या बोलते हैं चिलेट रिंग्स कहते हैं। तो चिलेट रिंग्स की स्टोरी में आया कि ये बाइडेंटेट नहीं हो सकता, इसके लिए नहीं हो सकता बिकॉज़ 3 मेंबर की चिलेट रिंग्स मेटल अलाउड नहीं करते, कतई अलाउड नहीं करते, क्योंकि अनस्टेबल हाई अनस्टेबल मेटल रिंग्स नहीं बनाएंगे, राइट ब्रो? तो मैंने कहा भैया ये तो गड़बड़ होगी, ये तो कैसे करें, डेंसिटी तो आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये जो NH2 हमने ट्राई किया उसकी डेंसिटी क्या निकली और उसका कारण क्या निकला? इन 3 नंबर कुछ अगली बताइए, 3 नंबर स्ट्रेंथ रिंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्या मांगा कोई नहीं स्पेशल गुड टेस्ट बना दो, कैन नॉट बी फॉर्म्ड 3 नंबर चिलेट रिंग, उसका आगे सेंटेंस 3 नंबर की चिलेट रिंग नहीं बन सकती है। हमारे नाम क्या आएगा आइडिया? 3 नंबर बनाओ, रिंग का साइज देखो, टाइम लो देखो, रिंग का साइज बनाओ, टाइम लो। हमने मेटल से कहा ओके तो तुझे ये चाहिए कि रिंग थोड़ी चौड़ी हो, कहता चाहिए तो यही, तो मैं कहा ये अभी अभी देता हूं मैं, एक बीच में ठूस देता हूं एलिमेंट में। और दुनिया में जब भी एलिमेंट पूछने की बात आए सबसे फेमस थाला निकलना कार्बन है, जहां देखो कहीं भी टी बॉन्ड बनाना हो, रिंग बनानी हो, अरे उसका काम चिलेट है, अरे नहीं पता आपने लंबी करनी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, ये काम कार्बन का। हमने कहा कार्बन ठूस देते हैं तेरे पास और ये तेरे को मैंने दे दिया ऐसा वाला, अब पता क्या करेगा, ये वाला दे दिया कुछ एसिडिक आयन करके लिगेंड दे दिया मैंने, ठीक है क्या दे दिया? एसिडिक आयन करके लिगेंड, कार्बोनेट के लिगेंड दे दिया मैंने इसको। मैंने कहा ये ले, अब पता मामला आप करेगा, अब करेगा क्या? अब देख अब तेरा मामला ये तो एक सीमा बना सकता है, ये भी जवाब होगा। तो मैंने कहा और अभी और लगाएगा, दोनों साथ बनाएगा, कहता सोच सकता हूं, मजा तो नहीं उतना, सोच सकता हूं। मैंने सोचा कैसे, कहता मेरे में से कुछ लोग हैं जो मना कर देंगे और कुछ लोग मेरी फैमिली में मेरी जमात में मेटल्स में हैं जो इसको मतलब टूट पड़ेगा, तो मेरी फैमिली में सब कुछ लोग नहीं, कुछ क्या कहते हैं कुछ पढ़ने हमारे बात नहीं है मेटल्स में। इसका मतलब इस तरह की रिंग्स यानी 4 मेंबर रिंग कंडीशनल फॉर्मेशन के थ्रू जाएगी, मतलब कुछ मेटल्स 4 मेंबर की रिंग बनाएंगे, कुछ मेटल 4 मेंबर की रिंग अभी भी ये कोई स्टेबल रिंग, इसलिए ये नहीं कह सकते कि अभी भी इसकी डेंसिटी 2 ही होगी पक्का, हम कह सकते हैं एक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, क्या हो सकती है बताओ? मैं डेंसिटी के बारे में कहानी बोल रहा हूं और डेंसिटी कितनी होगी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आ चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग फैक्टर पता है, तो इसकी डेंसिटी तो 1 ही। यहां मैंने मेटल से पूछा क्या पावर बता 4 मेंबर की चिलेट रिंग में, तो कहता है वैसे तो नहीं है क्योंकि एवरीथिंग कर ली है, बट मेरे कुछ भाई लोग हैं ब्लॉक वाले या कुछ डी ब्लॉक के भी 45 भी वाले हैं, वो पगले तो उनके पास जाकर कुछ ज्यादा ही बॉन्ड बनाने हैं, 8-10-12 बॉन्ड सर्टिफाई नहीं होते कम में, वो रिकॉर्डिंग में आगे हो गए पहले उसका साथ करने ज्यादा नहीं है, तो वो जैसे लोगों को करेंगे तो दिक्कत नहीं है, इस तरह कभी कभार कौन से भाई ये तो डेंसिटी भी दिखा सकता है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली वो होगा बिल्कुल पक्का ही दो, कहता है ट्राई करता बता दूं मैंने कहा एक और है, मैं एक और कार्बन लाया, अफोगाड्रो कार्बन नहीं दूंगा मैं, बोलो यार मैंने एक और कार्बन पूछा, फिर कार्बन पूछा और फिर मैंने नेक्स्ट पूछ दिया, अरे बोलो ये पूछ दिया मैंने और मैंने कहा ये है, अब पता क्या कहेगा, क्या इरादा है तेरा बता। कहता मजा ही आ गया, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, ऐसे ही किसी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था, मैं भी आया इसके लिए था, वरना मैच आइडियल मैच है मेरा ये, मुझे चाहिए यही था दरअसल। मैंने कहा इतना पागल क्यों है, कहता बस दोनों दे दो और दो दे दो बस एक साथ, और पूरी दूंगा इससे, जब भी दूंगा एक से दूंगा ही नहीं,
इस तरह के लिगेंड एग्जैक्टली क्या हो गए, बाइडेंटेड, ब्लड डेंसिटी हो गई। मैंने मेटल से पूछा ऐसा पागल क्यों हुआ, तो इसके लिए कहता है ये 3 मेंबर की रिंग थी, हाईली स्ट्रेन, कभी नहीं बनाऊंगा। ये 4 मेंबर की है, कभी बनाएंगे हम में से कुछ लोग, हम में से कुछ लोग, कंडीशनल फॉर्मेशन है, क्या है, और ये 5 मेंबर की रिंग है। और दुनिया की सारी चीजें ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा स्टेबल अंटिल अनलेस 6 मेंबर में एरोमेटिक ना आए, वो आगे देखेंगे क्या है। एरोमेटिक नाम की चीज है वो दुनिया में हमेशा रहता रहती है, उसका मामला ये जहां रहता है दुनिया और बुलाया फैलाएगी। तो एरोमेटिक ना आए तो 5 मेंबर आइडियल रिंग्स है, मोस्ट स्टेबल रिंग्स है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, बहुत बड़े 5 मेंबर के लिए तो टेंशन दिखाएगा, तो क्या ऐसा नहीं सकता कभी इसके लिए छोड़ दे, कहता नहीं लूंगा तो ही। मैंने बोला क्यों, रिंग बनाना ज्यादा अच्छा है क्या, कहां बहुत अच्छा है। तो यहाँ इसकी डेंसिटी 2 है, सिर्फ इसलिए नहीं किसी दोनों साइड है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 5 मेंबर की बन रही है, इसलिए भी कि रिंग बन रही है। अब लोग ये क्या मतलब है, ये गजब का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ोगे इसको। एक मेटल नॉन चिलेटिंग लिगेंड यानी कि बिना रिंग बनाने वालों से और चिलेटिंग लिगेंड से मिलने जाए तो पहले वो चिलेटिंग लिगेंड पे टूट के पड़ेगा, अगर स्टेबल रिंग है तो। उसकी वजह ऐसे कॉम्प्लेक्स, इसीलिए चिलेटिंग रिंग्स बनती है थर्मोडायनेमिकली नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए जब मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा चिलेशन, क्या पढ़ाऊंगा, और चिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आया। तो बताओ इसको आइडेंटिटी वाला पाइए, बोलो नहीं, जो पाइए वो बोल सकता है, जो दो दे रहा है वो एक दे सकता है, क्योंकि मैंने जब भी लेगा दो ही लेगा, दो ही लेगा, क्या लेगा, क्योंकि दो लेने से रिंग बनती है और रिंग उसको अच्छी लगती है। बेचारी शादी में कभी रिंग लगी उसको, तो कोई भी रिंग बनाए उसको टूट पड़ता है रिंग वाले पे वो। इसीलिए चिलेशन बुरा हो तो बनता ही नहीं है, कम बुरा हो तो चॉइस है, बोलो यार, अगर अच्छा हो तो चिलेशन बनता ही है, फिर नॉन चिलेशन, फिर नॉन चिलेटिंग लिगेंड से नहीं टूट के पड़ते हैं लोग। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो क्या रिपीट करेंगे कि बताओ NiNH3 का जनरल सवाल है, जैसे अरे एक बार डिटेल आइडिया दे देता हूं ताकि आपकी इज्जत, आपके मन में इज्जत पैदा हो जाए रिंग्स के लिए, उसी के लिए दे रहा हूं मैं। ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने वैसे ही इज्जत होती है रिंग्स के लिए, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं। हाँ, ये वाले दो कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स में अच्छे हैं, दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिगेंड है, और ये मुझे कहते हैं इसी का नाम ये है, अरे इसी का नाम है ट्रिपल डायमीन होगा, इसी का नाम है ये, क्या नाम है इसका, इसी का नाम है ये। तो आगे दो कॉम्प्लेक्स की बात करें, दोनों डबल लिगेंड नाइट्रोजन है, दोनों में 6 बातें करना है, बिकॉज़ ये 6 के बना रहे होंगे और ये 3 दोनों रहेंगे, पर जब इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्या है, इसी बार नेट में सवाल था चिलेट रिंग्स का, ग्राफ पूछा था लॉक के वाला, चल लास्ट वाला सवाल पेपर था लॉक के का, यही क्वेश्चन था दरअसल, फटाफट रिंग बनती जा रही थी, उसका स्टेबिलिटी का लॉक के ग्राफ पूछा था उन्होंने, एक दिन कांस्टेंट 4 नंबर रोज रिंग पूछा गया है, लेकिन अगर आप करते नहीं तो काफी बार आते लोग स्टेबिलिटी की बात पूछी थी। तो यहां अपन की डेंसिटी में दो बातें आपको समझ में आई, पहली डेंसिटी बढ़ाना है तो डोनर साइड लानी है, क्या लानी है, और दूसरी डोनर साइड के साथ साथ बनने वाली चिलेट रिंग्स स्टेबल बनाने हैं। अब मैं किसी भी और अदर ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, असाइन जॉब की बुकलेट है उसमें सारी लिस्ट बनी हुई है, पढ़ लेना, क्योंकि कोई बना सकता है ट्राइडेंटेड, याद रखिए कोई बना सकता है, मुझे कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड बना देगा, ट्राइडेंटेड बना देगा, ट्राइडेंटेड अब ना ट्राइडेंटेड इसमें क्या करना है, कुछ भी करना है, नीचे बोलो बोले ये लो डोनर साइड क्या गई, दो गैप दे दो, डोनर साइड दो गैप दे दो, डोनर साइड कार्बन है ना, समझ आता है, ऐसा समझ आता है, मतलब ये ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा, चिल है मेटल एकदम चिल है, लो ले लेगा आराम से, क्यों लेगा, ये भी 5 मिनट होगी, समझ आया। अगर आपको फर्दर डेंसिटी इंक्रीज करनी है किसी लिगेंड की तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, साइड गैप गैप, कितनी कार्बन नॉर्मल कार्बन देता है, साइड कार्बन कार्बन साइड कार्बन कार्बन साइड कार्बन, चल चल बड़ा ऐसे ही करते करते तमाशा बना दिया लोगों ने, लिगेंड लेके आए, अब जब देखा केमिस्ट्री वालों ने उन्होंने कहा साइड क्या लेंगे, गैप गैप साइड बोलो, उन्होंने लिया गैप गैप साइड बोलो, गैप गैप साइड बोलो ना, ऐसे करके गैप गैप साइड गैप गैप, ये बना लिया तमाशा। और इसमें आपको पता है आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा, बेसिक कॉन्सेप्ट पता हर बनने वाली भी 5 मेंबर होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए सारी की सारी साइड यूटिलाइज की जा सकती है, बोलो ये सारी साइड यूटिलाइज की जा सकती है, ये बोलो भाई ये तो बताओ एक साथ कितने दो ग्रेड अच्छे हैं, इसलिए क्या बन जाएगा बताओ, हैं हेक्साडेंटेड, और इसी का नाम है EDTA, नहीं बस यही तो छोटे बच्चे थोड़ी है, EDTA-4, EDTA तो पेड़ के अच्छे लगे उसमें, EDTA का डेंसिटी होती है कितनी होती है, अगर परीक्षा में कुछ आ गया था ना सवाल MGEDT वाला, बस उसमें निपटा दिया लोगों, उसमें सवाल MGEDT निपटा दिया लोगों ने, MGEDT दे दिया, EDTA को डेंसिटी चला जाता है, EDTA पे नहीं होगी डेंसिटी, सारी हो जाएगी, ये ढक्कन बंद है डेंसिटी बंद हो जाएगी, देख लेंगे उस बाद में। पर आपको बात समझ आ गई डेंसिटी कॉन्सेप्ट बोलो, बताओ डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, आप बताइए, नंबर ऑफ साइट, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग, नंबर ऑफ साइट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग में एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, क्लास कॉन्सेप्ट को बताऊंगा मैं आगे बढ़ जाएंगे, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसे कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिगेंड लिया ये वाला है ना, क्या नाम है इसका, बताओ यार ये सीएमएस स्टूडेंट को पढ़ाना, बताओ यार आप बोले बताओ यार ना, सही ना सो मतलब इसको साथ मुझे डील करना पड़ता है ना, ये तो लिगेंड है। अगर मैं इसमें रिंग का साइज पूछूं कितने मेंबर की बनेगी या नहीं बनेगी, तो हमारे उत्तर क्या जाएंगे, यस और नो, दोनों हो सकता है, 4 मेंबर की क्या है। अगर मैं इसमें पूछूं तो दोनों साइड मेरे पास, इसमें भी मेरे पास दोनों साइड है कि नहीं, दोनों साइड बताओ, एक ये दोनों साइड ये बोलो यार। तो अगर मैं मेटल के साथ पूछूं कि बताओ कितने बनाओगे तो क्या बोलेगा बताओ, 4 मेंबर, मेंबर तो 4 ही है यार, अरे मेंबर तो 4 ही है भाई, एक होगी बड़े मेंबर तो 4 ही है भाई। सवाल उठता है इसकी डेंसिटी कितनी होगी, जैसे इसकी डेंसिटी मैंने बोल दी 1 या 2, बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी, हां 1, 2 नहीं होगी, क्योंकि रिंग बनने के लिए मुड़ना चाहिए ये यार, ये दोनों एक साथ कैसे बन गया तो बता दूंगा, मेटल को टच होने के लिए ऐसे आना चाहिए ना दोनों को, और ये कभी मुड़ नहीं सकता क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और 180 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। ये मुड़ गया क्योंकि कौन सा था sp2 कौन सा था, इसलिए मुड़ गया, उसकी 120 डिग्री एंगल होता है, ये वाला डिग्री एकदम आकर दिखा है ऐसे, तो या टच करो मेटल को या टच कर लो,
इसीलिए यहाँ पक्का और लगेगा, क्या लगेगा? और इसकी डेंसिटी हमेशा कितनी होगी? 1 ही होगी, 2 कभी नहीं होगी। इट मींस बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी साइट्स हैं, जो आपने साइट यूज की है और जो बगल में गैप दे रहे हो आप कार्बन से, क्या दे रहे हो? जो आप गैप दे रहे हो साइट यूज की बनती है, सल्फर ये साइट है ये। जो आप गैप दे रहे हो गैप, वो गैप वाले आइटम्स आइदर sp3 हो या नहीं तो पार नहीं पड़ेगी, नहीं तो ब्रिचिलेटिंग फॉर्म हो ही नहीं सकती है। कैसे मेटल मुड़ेगा कैसे भाई? तो पहले निकल जाएगा यार, मुड़ेगी कैसे वो? गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए वो sp2 या sp3 होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे sp2 था और ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? ये क्या है? हैं? हाँ ये सब sp3 है। क्या आप समझे मेरी बात को? ठीक है, तो इसका मतलब बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हो गए जो डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर। क्या क्या 3 फैक्टर बताओ? नंबर ऑफ डोनर साइट्स। अच्छा आगे लिखा हुआ है तो मैं क्यों लिखूं? हाँ लिखा हुआ, वेरी गुड, मैं क्यों लिखूं? नंबर ऑफ डोनर साइट्स बोला, स्टेबिलिटी ऑफ, और स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग में दो बातें हैं, रिंग साइज और दूसरा ओरिएंटेशन। क्या आपको समझ में आई ये बात? दैट्स इट, डेंसिटी खत्म हो गई। आओ अब हम डिस्कशन करें उस 4 मेंबर की कहानी का। 4 मेंबर के बीच में स्टोरी बोलकर छोड़िए ना, ये कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे, दैट्स व्हाट थोड़ी देर जाएगा मगर ये तो कर लेंगे। आपको समझना जरूरी है, अपने सामने जैसे लिखना आपको समझ निकाल लेगा, तब तो बताना चाहिए करेगा कि नहीं करेगा। बोलो आइए, वो जो बात अधूरी रह गई उसको पूरी करते हैं कि कब कर लेंगे कब नहीं कर लेंगे। तो जैसे हो गया ये मोटा मोटा कहानी बताता हूं, बस आगे आएगी जब हम थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे बताता हूं मैं। तो 4-5 मेंबर की रिंग वो स्टेबल चिलेटिंग होती है, क्या होती है? स्टेबल चिलेटिंग। और 4 और 7 मेंबर की रिंग वो लेस स्टेबल चिलेटिंग, हालांकि बनती है, क्या होती है? बट 3 मेंबर और 7 मेंबर की नॉर्मल चिलेटिंग फॉर्म नहीं होती है। पॉइंट बोला। तो बताओ अगर चिलेटिंग्स की बात करें यहाँ पे, क्या लिखूं? ये लिख देता हूं। अगर चिलेटिंग्स की बात करें यहाँ, बस लिखने में मुझे बहुत जोर आता है। क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? फैन कुछ ऑफ किया? ऑफ किया किसने फैन? किसने किया? दोबारा हाथ में लगा देना मेरी क्लास में किसी चीज पे। नहीं नहीं किसी चीज में लगा देना, मेरी क्लास डिस्टर्ब कर नीचे नाले में बगल में। मैं कहने मैं नाले फेंक दूंगा, कोई कुछ ऐसे मतलब नहीं है। दोबारा डिस्टर्ब कर देना क्लास में। मेरे लिए क्लास में जाओगे, मेरे लिए मतलब सब कुछ है जो मेरी क्लास होती है। मेरा फ्लो टूट जाता है। चिलेटिंग्स, अगर चिलेटिंग्स की बात करें तो मेंबर बोलो, कितने मेंबर की कैसे लिखोगे? तो नंबर 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, ठीक है? 3 मेंबर कैसे लिखेंगे? डज नॉट फॉर्म, बनती नहीं बोला। 4 मेंबर कैसे लिखेंगे? कंडीशनली फॉर्म, क्या लिखेंगे? कंडीशनली फॉर्म, है ना? 5 मेंबर मोस्ट स्टेबल, क्या होगा? मोस्ट स्टेबल ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म, ठीक है? 6 मेंबर क्या है? स्टेबल, स्टेबल राइट बोला, स्टेबल तो बनेगी बनेगी बोला। 7 मेंबर लेस स्टेबल। हाँ कभी कभार ये पॉइंट नोट करेंगे जो कि आगे जाके हम इसको पढ़ने वाले। कभी कभार नॉर्मली तो 5 मेंबर भी मोस्ट स्टेबल होती है, 6 मेंबर किससे? जनरली क्या? बट अगर 6 मेंबर में वो आ जाए, देखो आ गया कौन? देखो देखो आ गया, एरोमेटिसिटी आ जाए तो फिर 6 मेंबर 5 मेंबर पर हावी हो जाती हैं, राइट बोलो? देख लेंगे आगे आएगी भी, समझेंगे तो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो समझेंगे अपन इसको। आगे चलते हैं। एथिलीन डाइमिन डेंसिटी 2 हो गई, फलाना ढिमकाना, ये इसका डाइन नाम से रट्टा मार लेना बोलो। अगली क्लास में डाइन ट्राइन ईडीटी जीएलवाई है ना, एसीएसी ये लिस्ट दी हुई है आपके, कहां दी हुई है मेरे को? इसमें रखी होगी, ये ना वॉल्यूम 2 लाइए तू, चैप्टर 1 में चल रहा है क्यों? अब मजा आता है दूसरी लाइयो, मेरे को दिखाना है वॉल्यूम 1 नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट मार्केट दिया होगा ना, उसमें कोई ना कोई असाइनमेंट है, या तो स्प्रिंट दिया मेरे ख्याल से असाइनमेंट में लिस्ट दिया, क्या दिया? लिगेंड नाम नूम बनाना के स्ट्रक्चर रख लेना, वो मैं ना लिखवाऊंगा मैं लिखवाऊंगा, मेरे को काम नहीं है ये, और मैं उसको पढ़ा सकता हूं मैं। अरे ये नाम ये क्या पढ़ना है मेरे को? है ये नाम पता चलेगा तुम दबाओ नहीं पता करने, वही बातें हैं। तो वो सब छोड़ दीजिए, ईडीटी हो गया, ये 6 नंबर ये एरोमेटिक वाले देंगे, वही फलाना ढिमकाना। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम आगे कर लेते हैं। एम्बिडेंटेड कहां गया? चलो आइए, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की पहले बात कर लेते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेशन की बात कर लेंगे। सीक्वेंस में क्यों बिना खराब करें। एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है? क्या डेफिनेशन होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की? बेंटिसिटी हमने डिस्कस कर ली, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? सिंपली एक लिगेंड एक बार में कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बना रहे हैं उस रेंज में? सारे लिगेंड मिलके उस कॉम्प्लेक्स में, सारे लिगेंड मिलके उस कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बना रहे हैं? यही होगी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन कितने सिग्मा बना रहा है, और वो जानने के लिए उसकी डेंसिटी जाननी पड़ेगी। इसका मतलब किसी भी लिगेंड की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं कि कितने लिगेंड है, ये पता जाएगा नंबर कोऑर्डिनेट बना। तो जितने भी लिगेंड है उनके नंबर की डेंसिटी का सम करते हैं, क्या करते हैं? अगर लिगेंड के नंबर और लिगेंड के नंबर डेंसिटी का सम करते हैं तो क्या बन जाएगा? वो कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया? बता सकते कोऑर्डिनेशन क्या होगा? इसकी डेंसिटी कितनी है? 2, इसकी डेंसिटी 1, इसकी 1 बोलना। अब एक एलिमेंट देखिए होती है, अच्छा ये क्लोरीन एक एलिमेंट है, कई कार्बन और एल नहीं है ना, इसकी 2 एलिमेंट देखो अलग-अलग, और बीटी वाई आगे देखोगे इसकी भी 2 ही क्या होती है? दो पढ़ लेना, 2 होती है। तो अगर अपन इसको जोड़ के क्या बोलेंगे? इसका नंबर कितना है? 1 * डेंसिटी 2 प्लस नंबर 1 डेंसिटी 1 बोला, प्लस नंबर 1 डेंसिटी 1 प्लस नंबर 1 डेंसिटी, तो तुम्हें आगे कितना आ जाएगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। क्या आपको कोऑर्डिनेशन निकालना आ गया? मतलब इसमें एक्सरसाइज में क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आपको बताना चाहिए कि डेंसिटी कितनी है और उसकी स्ट्रक्चर बतानी चाहिए। अभी मैं बताता हूं, सवाल निकाल लो, पहला क्वेश्चन करो फटाक से। ईडीटीए ये देखना पड़ेगा, ईडीटीए में कांसेप्ट देखना पड़ेगा आपको। और कांसेप्ट वो है कि ईडीटीए पे चार्ज कितना है, क्या है? अगर ईडीटीए -4 है तो डेंसिटी चलेंगे, अगर ईडीटीए H2 -2 है तो समझो दो रकम कर दिया आपने, क्या कर दिया? दो रकम है तो डेंसिटी आपकी दो रहेगी। और अगर कहीं लिख रखा है ईडीटीए H4 तो 4 रकम कर दिए, सिर्फ 2 नाइट्रोजन बोले। समझ में आया? कितने हो? ये 4 रहेगी और ये 2 रहेगी। क्या आपको समझ में आ गया? 6 4 को समझो, आपको 4 निकालना होगा, क्या निकालना होगा? 4 निकालना होगा। वैसे कहता हूं यहां पे मैं निकल के +2 4 होगा तो ये -4 होगा, क्या होगा? तो इसकी डेंसिटी 6 है। क्या डेंसिटी? 6। ये डेंसिटी 2 होती है ट्राइल। अच्छा देखो ये होता है NCCCN, डाई होता है NCCCN CCCN, अरे 2 ये जोड़ दिए, ट्राइल होता है NCCCN CCC, एक और जोड़ दिया आपने। समझ में आया? तो EN की डेंसिटी 2, तो डाई की 3, ट्राई की 4। समझ में आया?
ईएन की 2, ईएन की क्या डेंसिटी 2, तो डाई ईएन की, तो डाई ईएन की 4 हो गई। क्या आप समझे? तो बताओ यहाँ पे ट्राई है, ट्राई मतलब इसकी 4 और ईएन की 2 बोलो, यहाँ पे डाई है, डाई बोलो तो इसकी डेंसिटी 3 बोलो, यहाँ पे डाई 3 है, ईएन की 2 है, वाटर की 1 जोड़ो, बताओ नंबर लिखकर मल्टीप्लाई कर दो कितना चला जाएगा? 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 6, 3 इंटू 2 6 और 3 1 2 1 1 1 कितना? इसी बात को समझ में आपको पता है क्या कि पूरे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन नंबर यही पढ़ेंगे हम मोस्टली, उसके बाद 4 पढ़ेंगे, बाकी तो सब कभी दिक्कत इधर उधर आएगा। सारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर्स को डेडिकेटेड है 6 और मोस्टली क्या बोलो, बाकी इधर 5 4 की कहानी पढ़ेंगे तब थोड़ी तो कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी। हां अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, वो 4 नंबर की स्टोरी, जो 4 मेंबर चिलेट रिंग्स की क्या कहानी है। कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर चिलेट रिंग्स, क्या है? कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर चिलेट रिंग, कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर चिलेट रिंग्स कब बनती है, कब नहीं बनती? ये तो बनेगी नहीं, इसकी डेंसिटी मैंने बोली, ये हमेशा बनेगी इसकी 2 बोली, इसके बारे में चर्चा करनी है कि कभी एक, कभी तो सिंगल लगता है, कभी तो बाई लगता है। कब बाई लगता है ये समझना है अपन को, स्टार लगा के। ये सारी कहानी डिपेंड करेगी मेटल पे, किस पे? जिसकी स्टोरी आज तो शायद नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में आपको समझ में आएगी मेटल की स्टोरी। आज हम सारी कहानी पढ़ेंगे लिगेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहानी का असली वो मेटल है, कल से उसने ये तो कहते हैं 2 दूंगा 3 दूंगा 6 दूंगा, वो लिगेंड को करेगा, तो ये भी समझना पड़ेगा कल कि वो कितने लेता है, असल तो वही है और तो ही करते हैं, ये को करता है। ओ मैं तो एग्जाम एम के पास आता है, एम निकल जो करता है मैं एग्जाम करता है, वो रिकमेंड कर गया कितना ही मेरी से एग्जाम चार चार रिकमेंड करके हो जाता है, क्योंकि सारे सारे भाई तो कहीं लिगेंड कौन है, तू ब्लॉक के कंपाउंड कभी कभी प्यार नहीं है, ये दुनिया को दिखाने के लिए आज ये पूरी बात है। ओ अरे कहने के लिए डोनेट कर रहे हैं, कुछ होने का नहीं, शेरी है कि मजबूरी है, इतने लोग रहते हैं 50% तो कंडक्ट करते हैं, बाप रे ना करिए लाइक ऑक्सीजन होने के लिए जो है ऑक्सीजन कोई दूसरा चीज होती है। अरे तुमको केमिस्ट्री की फीलिंग नहीं है क्या? ऑक्सीजन टेबल की सेकंड टॉप है वो, रोहिणी वाली तो तुझे ये लिया मैं एक बार जुड़ के तो देखो, और के नहीं देखो पूरी चीज लेती है, कार्बन की डेफिशिएंसी करके कुछ बोलने का भाई स्टार में घूमते तो सारा कहीं से कुछ भी दे दे, ऑक्सीजन जुड़ी हो तो हालत खराब है सारा, मतलब 80 किलो हवा खत्म कर दी, 40 का दिया इसने बेशर्म में। तू सोच देखो इतना इतना ड्राइंग है, तो सोचो वो जो दुनिया को विड्रॉ करती है आज दे रही सब दिखाने के लिए भाई, कुछ नहीं है। कल मेटल बताया असली की कहानी और आप मेटल बताया नहीं, सच में कुछ नहीं है, मजबूरी है इनकी, और मेटल कोई मजबूरी नहीं है, कल देखेंगे उस मजे को। तो अब वो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, ये 4 मेंबर की बनाएगा नहीं बनाएगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा इस मेटल पे। मेटल्स 3 तरह के होते हैं, लो कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट वाले, मॉडरेट कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट वाले और हाई कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट वाले। जैसे लेंथेनॉइड्स है, कौन है उनसे बात करो, जहां दुनिया खत्म होती है होते हैं पूरी कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में अपन 6 कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, अधिकतम मर जाएंगे, 7 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और उनसे मिलो भैया कितने कोऑर्डिनेशन आता है 8 सिसु 10 12 14, कई कई तो पागल बच्चे चला गए 16 सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा पागल हो, उनका बस चलो साइज बनाते 20 बनाओ। इसलिए कई मेटल्स के कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट्स हाई होते हैं, क्या होते हैं? अब देखो हाई कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट में आपको ऐसे लिगेंडों को भी बाइडेंटेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो पक्का मान लो आप 14 कोऑर्डिनेशन नंबर बगल में 14 मोनोडेंटेट जोड़ के तो नहीं बना सकते, क्योंकि 14 मोनोडेंटेट जोड़ने के लिए कैसे बैठा 14, अरे बोलो ना भैया कैसे बैठा 14 और 14 से क्या आगे पूछे स्ट्रेट काट दो आगे बोलनी नहीं पड़ेगा, क्राउडिंग को चीज है जोड़ेगा क्या पीछे लोग ए नाम करता हूं आगे चिपके सही। इसलिए इस तरह के लिगेंड्स को बेसिकली एक लिगेंड जोड़ेगा पर 2 बॉन्ड देगा, वो बाइडेंटेट बन जाएंगे किनके साथ जिन मेटल्स की कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट हाई है। क्या है इसका मतलब बताओ, ये मोनो और बाई कब होगा, क्या लिखूं मोनो बाई कब होगा, मोनो कब होगा, मोनो कब होगा व्हेन कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट इज लो फॉर द मेटल आयन, ठीक है। तो विद मेटल आयंस क्या लिखूं उसको बताओ, बस ये लिखना ही मुझे बुरा लगता है, हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर आगे लिख लेना, ठीक है। बाइडेंटेट कब बनेगा बताओ, विद मेटल्स कौन, विद मेटल आयंस कौन आयन बताओ, हैविंग क्या, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रिक्वायरमेंट, और इसके लिए फेमस है लेंथेनॉइड्स। कौन फेमस है, या 5D 4D सीरीज के कुछ मेटल आयन वाले तो नहीं बेचारे 45 सीरीज के कुछ मेटल आयन और ज्यादा फेमस है लेंथेनॉइड्स। इसीलिए देखो कमाल, यही नाइट्रेट लिगेंड है, यही दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों के दोनों का सवाल सीएसआईआर में आ चुका है, दोनों कोऑर्डिनेशन में पूछ चुका है, वो हाइड्रोजन वाले में पूछ सकता है, हालांकि मालूम नहीं आप इसलिए यार कुछ ब्लॉक हमारे नहीं सिलेबस में, क्या नहीं है हाइड्रोजन ब्लॉक नहीं तो कोऑर्डिनेशन में पूछ सकते हैं, पर ब्लॉक सिलेबस में नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा उसने। तो देखो दोनों में नाइट्रेट लिगेंड है, नाइट्रेट लिगेंड नाइट्रेट को जानते हो, नाइट्रेट नाइट्रेट स्ट्रक्चर ये नाइट्रेट है, नहीं जानते हो, देख लो नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट कहानी क्या है, अगर वो दोनों देगा तो कितने नंबर की बताओ, 4 नंबर की, कितने नंबर की तो बोलो ना 4 नंबर की। अब मैं कोबाल्ट से मिला, मैंने कहा तेरे पास नाइट्रेट जुड़े बता कितना आएगा, एक नाइट्रेट से 1 2 कहता है मेरी जिंदगी पूरी हुई 6 लेके अपन तो 3D मेटल आयन क्या है, हां तो यहां मैं लिख देता हूं लो कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट किसके होते हैं, रेडी मेटल आयंस, राइट। हाई कोऑर्डिनेशन ये अलग अलग स्टोरी पढ़ाएंगे अपन जब इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। हाई कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट नॉर्मली किसकी है, लेंथेनॉइड किसकी है, या कोई कभी कभी 5D सीरीज के भी कुछ मेटल आयंस पे है। आइए ये 3D सीरीज का मेटल आयन है, इनका तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई से होता है, 7 को मुश्किल हो जाता है जाके, इसलिए कहेगा भैया मेरे को 6 बनाना है, एक एक नंबर काम चल जाएगा। इसलिए बताओ इसमें कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन कितना हो गया, एक और क्या भी करेगा मोनो क्या भी करेगा, बट यहां ये सर ये भी गोबर है, सारे कॉन्सेप्ट कैसे करती उन्होंने, दोनों को वाली दिया सेम सी लिए चलिए हमने ये पागल है 10 12 बनाने के लिए फेमस है, ये बहुत जल्दी चला जाता है। तो ऐसे पता कौन से रिक्वायरमेंट आई है, अगर कौन से रिक्वायरमेंट आई है तो ये ये करेगा भाई दोनों लेगा, अगर दोनों लेगा तो कंडीशन नंबर बताओ 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्या आपको समझ में आया? तो कंडीशनल चीजें रिंग किस पे डिपेंड करेगी, फोन नंबर मेटल किसमें, इफ मेटल हाई रिक्वायरमेंट्स विल गिव अस बाइडेंटेड मेटल रिक्वायरमेंट विल गिव अस, समझ में आ गया, मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ बाइडेंटेट नहीं करते, इनके साथ भी कर जाते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए 5 लिगेंड में कार्बोनेट है, 5 लिगेंड में कार्बोनेट कोवल के साथ, तो प्रॉब्लम ये है कि 5 कंडीशन में स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो कार्बोनेट से दूर ले लेगा, क्या लेगा ताकि उसका क्या जाए शेयर पूरा हो जाए। तो समटाइम्स इनके साथ भी तब इसमें कभी कौन से कार्बोनेट आई जाएगी, प्रिंसिपली आई जाएगी, समझ में आया? तो यार कैसे आप देख लेगा जब ऐसा केस आएगा, तो आपको तो सपोज जेम में काम कर रही है, मेरे काम का जब कंडीशन में पास कर रहे हो तो बताएगी कंडीशन पास के दिखने वाले कंप्यूटर से कंडीशन पास होते ही नहीं है, 6 या 4 होते हैं वो, हमारे आप देख लेंगे, समझ आया? मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कभी कोबाल्ट के साथ बाइडेंटेट हो ही नहीं सकती, कभी कोबाल्ट को कर सकते हैं नहीं, मान लीजिए 5 लिगेंड ब्रेकर है, 4 बाइडेंटेट कार्बोनेट है, तो ऐसे आगे के लिए तो कंडीशन में 5 बट बात तो शेयर होता नहीं है, तो वो कार्बोनेट से करते हैं 2 सो दैट मेरा शेयर पूरा हो जाए, समझ में आ गई बात? दैट वी विल सी लेटर, समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छा इन लिगेंड को पहले क्या इनका नामकरण कर लेते हैं, ऐसे लिगेंड जो 4 नंबर के बनाते हैं वो कभी मोनोडेंटेट भी करते हैं और कभी इसका इनकी डेंसिटी फिक्स है, इन लिगेंड को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, क्या बोलते हैं इनको? उस सब से 4 मेंबर बन सकते हैं, सब जैसे कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया है, इंग्लिश बनी हुई है क्या, नहीं बनी हुई, जैसे कार्बोनेट हो गया, राइट बोला, नाइट्रेट हो गया, बोलो नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब के सब है, एनोक्लाइट हो गया, ये सब के सब फ्लेक्सीडेंटेट बिहेव कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं दूसरी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कुछ लिगेंड जरूरत पड़ने पर अपनी डेंसिटी बढ़ाते हैं, ऐसा भी है कि कुछ लिगेंड मेटल की जरूरत के हिसाब से डेंसिटी घटा लेते हैं, जैसे EDT है, क्या है? तो देखो दो तरह के फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंड पढ़ सकते हैं, एक होता है हाइपरफ्लेक्सी, हाइपरफ्लेक्सी का मतलब है जिनकी डेंसिटी 1 होती है बट वो 2 तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया अपन को। दूसरे वो जिनकी डेंसिटी होती तो हाई है, क्या होती है, बट वो लो कर लेते हैं, जैसे 6 से कभी 4 या 2 तक चले जाते हैं, इनको बोलते हैं हाइपोफ्लेक्सी। क्या बोलते हैं? जो अपनी डेंसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इनमें फेमस है ADT, क्या फेमस है? जब आएगा पावर वगैरह 6 दूंगा, लेकिन बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिनका हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्या होता है? आगे पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, जब आपको इलेक्ट्रोड बेस पढ़ाऊंगा। देयर आर सो मेनी मेटल्स जिनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 4 होता है, उसको पता ही नहीं है वो। जैसे इसका फेमस सवाल जो नेट में आया था मेमो के साथ, किसके साथ आ गया? अब मेमो कहता है मेरे को पता ही नहीं है, मेरा तो स्टेप कोऑर्डिनेशन 4 है क्या? तो ये कहेगा ये तो रकम मिलेगा इनके पे, हम निकल बता दिया यही नहीं ना। अरे बड़ी कोई मैच में कैसे निकलेगा वो? तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, रकम लेता हूं मैं। अगर रकम लेगा तो ऐसे कैसे कॉम्प्लेक्स करके MgEDTAH2 हर तरह से चलेगा। चलो तो बताओ इसमें से किसकी डेंसिटी कितनी, इसकी एक्चुअल डेंसिटी कितनी है, लेकिन बताओ डेंसिटी कितनी हुई है, इसका मतलब जरूरत पड़ने पर मेटल के हिसाब से घटा भी लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। इन्हीं को बोलेंगे हाइपोफ्लेक्सी, क्या बोलेंगे? जो घटा लेते हैं। मैंने कोई मिला के ये है जी, कुछ लिगेंड को छोड़ दे, जैसे मोनो है और स्ट्रिक्टली बाई है, क्या बोला मैं? मोनो EN टाइप के स्ट्रिक्टली बाई, अरे बोलो उसको छोड़ दे तो बाकी सब तो दोगले हैं, कभी घटा लेते हैं कभी बढ़ा लेते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी पूरी केमिस्ट्री की कहानी कोऑर्डिनेशन की तब तक आपको पता लगेगा डेंसिटी कितनी है। वेरी माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फ्लेक्सिडेंट घटा लेते हैं, हो गया। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, EDTAH2 लिखते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, H2 2 माइनस H4 कुछ भी नहीं, और नहीं जुड़ेंगे, इवन में जुड़ते हैं नॉर्मली, तो ये 6 ये कितना हो जाएगा, और यहाँ वेरी गुड 6 4 2 6 4 2 एकदम ठीक है, राइट चला के चला क्या दिमाग लगाना है, हंसते हंसते नहीं हो तुम, जो भी नहीं चलिए केमिस्ट्री समझ में आता है, जो भी समझते क्या ट्रेनिंग स्थिति हो गई जीवन में भाई, कैसे हो गया है। अब एक कॉन्सेप्ट बचा लास्ट, दैट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड। क्या कॉन्सेप्ट बचा? एक्चुअली देखना चाहिए एम्बिडेंटेट बिहेवियर ऑफ लिगेंड, एम्बिडेंटेट बिहेवियर ऑफ लिगेंड। आइए मैं 2 लिगेंडों से मिलवाता हूं आपको, ये तो यहाँ चलते हैं, मैं 2 लिगेंडों से मिलवाता हूं। बेटा वेरी वेरी लिखना, मेरी क्लास 3 घंटे की चलेगी डेली, तुम प्रिपेयर होकर बैठो मेंटली, ठीक है? नहीं पढ़ना बचाओ अपने पास कर, मेरे सामने मुंह ऐसे नहीं तो बुक मार दूंगा, और मैं कुछ नहीं करता हूं मैं क्लास जनरल न्यूट्रल में। हां क्या बता रहा है, ये दिक्कत है। हां आइए 2 लिगेंडों से मिलते हैं, एक का नाम है NH2 और एक का नाम है NH2SH माइनस। एक और लेते हैं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इस पर माइनस पर लोड हो गया। हमें ये पक्का पता है कि ये सब मोनोडेंटेट है, राइट? इसका पापा नहीं बना सकता, मैं इसका पापा नहीं बना सकता, बोलो यार और वो तो नहीं क्या होता पापा हुआ एकदम, वो तो नहीं बनेगा ही नहीं, तो सब मोनोडेंटेट है। क्या है मोनोडेंटेट होगा? एक बार में एक ही बनाएंगे, बट इन सब में एक बात और कॉमन है, इन सब में मोर देन वन डोनर साइड है। क्या है मतलब? देखो तो एक बार में देंगे, अगर ये 2 दे सकता है और एक बार में एक ही देगा तो ये किधर से देगा? ये भी चाचा का विषय बन जाएगा, इधर से देगा उधर से, इसको तो नहीं पड़ रहा, इधर से इधर जो ये दो साथ में दोनों माइंड निकले, इधर को फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर से कॉम्प्लेक्स बनेगा NH2NH2, इधर से कॉम्प्लेक्स बनेगा NH2NH2। बोलो बट अगर ये दोनों दे और कभी इधर और कभी उधर से दे कमाल हो जाएगा, और इधर अलग है और उधर अलग है। बोलो एक तरफ काला और पीला अलग मुंह है इनके, इसीलिए कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग बनेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स अलग बनेंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किधर से देगा नहीं समझे? मान लो मैं मेटल इसके पास मिल लेगा, भैया बॉन्ड बनाना है, कितने देगा? कहता मैं तो देता हूं, तो लेगा नहीं, एक ही लेगा, तो मैं मान लो एक 3 नंबर ही बनाऊंगा, तो मैं से पूछेगा किधर से देगा, कहता वो तो देख ले तो बढ़िया बॉन्ड कहां बना सकता है। इसका मतलब अब यहाँ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इस तरह के लिगेंड जब 2 अलग अलग साइड से जुड़ेंगे तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो एक टॉपिक आ जाएगा साइट सिलेक्शन। क्या आ जाएगा? बस ऐसे लिगेंड जिनमें टॉपिक आ जाता है साइट सिलेक्शन, बोले तो जो मोनोडेंटेट होते हैं और जो मेटल से जुड़ने पर अलग अलग साइड से अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उन्हीं को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लिगेंड। राइट बोलो तो क्या ये मोनो है? हाँ। क्या ये मोनोडेंटेट है? हाँ। क्या ये मोनोडेंटेट है? हाँ। क्या ये मोनोडेंटेट है? हाँ। बट क्या ये एमबी है? क्या ये एमबी है? नहीं। क्या ये एमबी है? हाँ बोलो बोलो क्या ये एमबी है? हाँ क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइड से जुड़ रहा है, समझ में आया? बोलो आओ एक और ले लेते हैं बगल में, सीओ ले लिया मैंने। सीओ क्या ले लिया मैंने? कहा जब चर्चा चली रही है तो पूरी चले। कार्बन मोनोऑक्साइड फेमस है, भयंकर वैसे आदमी को मार देती है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत फेमस है, और कॉग्निशन में कितनी फेमस है, कौन सी उतनी फेमस है। अरे भयंकर मोनो, अरे मैं तो कार्बन भूलेगा। हाँ
अब मैंने इससे पूछा मोनो है, कहती हाँ मोनो तो हूँ, एक ही दूंगी, एक दोनों एक साथ दे नहीं सकते, बोलो नहीं। मैंने बोला किधर से देगी, इधर से या उधर से, कहते अब मेरे में इधर उधर नहीं, मेरे में बस इधर ही है, उधर नहीं है। इसमें यहाँ तक इधर या उधर था, इसमें बस इधर ही रहेगा, उधर तो देखने भी मत जाना। इसका मतलब एम्बिडेंटेड होने के लिए मोनो होना चाहिए, यस। अरे दोनों एक साथ देखकर लगा यार, मोनो होना चाहिए, यस बोलो। मोनो होने के बाद भी दोनों डोनर साइड सेम नहीं होता, दोनों साइड अलग अलग हो रही है, यस। बट एक और यस चाहिए जो इसमें नहीं है, ये मोनो तो है, तो ये इसमें दो डोनर साइड नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहा है। बट एक और कॉन्सेप्ट है वो ये, दोनों डोनर साइड्स के जो पेयर्स है उन पेयर्स के बीच एनर्जी गैप कम होना चाहिए इसमें बहुत। और ये खेल एमओटी से पता लगता है, और एमओटी अगर तुमने अभी नहीं पढ़ी हो तो डायरेक्ट बता देता हूं, ये खेल पता लगता है दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, एनर्जी उसी से बदलती है मोडाइग्राम में, बोलो। क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन की ईएन लगभग लगभग आसपास है, क्या है, इसलिए दुनिया का सबसे बढ़िया एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये, पिंक पिंक कर दिया इसका मैंने, क्योंकि इसमें लगभग दोनों डोनर साइड्स की एनर्जी इधर से ले इधर से चलेगा, बोलो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ, बोलो। ये बिल्कुल न्यूक्लियस के सटा हुआ है, बोलो। इधर तक तो मेटल पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मेटल कहीं यहाँ बैठा है, मेटल कहीं यहाँ है, कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ये होमोन्यूम हो जाएगा, बोला। ये कभी भी बहुत गैप है, गेटिंग माय पॉइंट, जिसको आप फोटो फोटो कहूंगी इससे समझ सकते हो, बढ़िया समझ सकते हो। ये हेमोडायग्राम की फोटो है, ये देखो नाइट्रोजन ये सल्फर चिपके, बिल्कुल चिपकी है, चिपकी। अगर चिपकी है और दोनों पेयर से मेटल की बात करवाई जाए तो मेटल कहता है ले लूंगा यार, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा। हाँ, अब दोनों में से कौन है उसमें मेटल करेगा, उसको सल्फर वाला पसंद है कि नहीं, वो क्या दोनों डिफरेंस आप ये पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, एक डोनर साइड है, इसमें एक साइड है, देख लेंगे वो बाद में। अब आता है अगला साइन है, क्या है, गैप थोड़ा ज्यादा है, बोलो। अगर नाइट्रोजन लेगा कार्बन पर जाएगा, गैप थोड़ा ज्यादा है, गैप थोड़ा ज्यादा है, तो ये एम्बिडेंटेड हो सकता है, बढ़िया एम्बिडेंटेड ये भी नॉट गुड, पूरा एम्बिडेंटेड बिहेवियर है, इसलिए इसमें भी मोस्टली जब साइन को बताते हो, बताओ कौन देता है, कार्बन देता है, बोलो। यही ज्यादा देता है, ये तो कभी कभार, और यहाँ तो मामला ही खराब है, बहुत ही खराब है यार, बहुत ज्यादा ही खराब है। अगर मेटल के साथ इंटरेक्ट करने की बारी आई तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, पकड़ो बस, ये से इंटरेक्शन है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मोनोडेंटेट हैविंग टू डिफरेंट साइड्स बट इज नॉट एन एम्बिडेंटेड बिहेविंग लिगेंड, गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए दो फेमस एम्बिडेंटेड लिगेंड हम लोग पढ़ेंगे, वो होंगे जिनमें दोनों टर्मिनल्स के बीच गैप, एनर्जी गैप कम होगा, क्या होंगे, दो टर्मिनल्स के बीच एनर्जी गैप वो होंगे वो, और इसीलिए दो फेमस क्लासिफिकेशन आ गया, दो फेमस जो एम्बिडेंटेड है। अच्छा, एम्बिडेंटेड के लिए ये तीन कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी बताओ, मोनो डिफरेंट डोनर साइड हो बिटवीन लोन पेयर्स, कहना चाहिए होमो नहीं बोलेंगे इसको, बिटवीन डोनर पेयर्स। इसीलिए बढ़िया फेमस गुड एम्बिडेंटेड में अगर बात करें, गुड एम्बिडेंटेड बिहेवियर की बात करें तो गुड एम्बिडेंटेड बिहेवियर लिगेंड्स में बहुत कम लिगेंड दिखेंगे आपको, जिनमें फेमस दिखेगा आपको एससीएन, बिकॉज़ सल्फर नाइट्रोजन की कम हो रहा है डिफरेंस, एससीएन दिखेगा, और NO2 कौन दिखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग एलिमेंट है, उनमें भी डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो एससीएन माइनस और NO2 ये दो है जो गुड एम्बिडेंटेड बिहेवियर दिखाते हैं। बाकी सारे रहना पूरा एम्बिडेंटेड है, और बाकी तो एम्बिडेंटेड सीओ तो है ही नहीं। क्या आपको एम्बिडेंटेड आ गया है, वेरी गुड। अब तक लिगेंड की स्टोरी खत्म हो गई है, अब हम शुरू में लिगेंड की क्लासिफिकेशन किसने, क्लासिफिकेशन कई तरह से करते हैं, दो तरह से आपको क्लासिफिकेशन समझना है। एक तो मेटल के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन के टाइप के बेसिस पे, सिग्मा या पाई, जब पोलर इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन करते हैं सिग्मा या, तो एक तो इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, और दूसरा चार्ज के बेसिस पे, इसके बेसिस पे वो तो पढ़ाऊंगा, वो तो लिस्ट बनी हुई है, तुमको पता है, इसका साथ जो करना लिगेंड है माइनस जो एनायनिक है दान न्यूट्रल है वो पढ़ लेना ब्रो। तो अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद द मेटल आयन, मेटल आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले लिगेंड वो है जो केवल सिग्मा इंटरेक्ट करेंगे, क्या इंटरेक्ट करेंगे, अच्छा ये रहा, केवल सिग्मा इंटरेक्ट करेंगे। देखो बहुत सारे लिगेंड हैं जो केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, सिर्फ एक बॉन्ड, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, केवल सिग्मा इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे लिगेंड को कहा जाता है सिग्मा डोनर, नहीं सिग्मा डोनर नहीं, सिग्मा डोनर ओनली, याद रखना सिग्मा डोनर भी होंगे, ओ सिग्मा डोनर ओनली, जो केवल एक ही इंटरेक्शन करते हैं, एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एंड दैट इज सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरे लिगेंड जो पाई इंटरेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, यहां लिखेंगे सिग्मा इंटरेक्शन ओनली, और यहां लिखेंगे जो पाई इंटरेक्शन भी करते हैं, मतलब मेटल के साथ जब लिगेंड इंटर करेगा तो पहला उसमें होगा, वो सिग्मा है, लेकिन सिग्मा के साथ एक और इंटरेक्शन करते हैं पाई, और पाई इंटरेक्शन दो तरह का हो सकता है। यहाँ खेल है, बैक बॉन्डिंग दोनों तरह की होती है, कुछ लिगेंड पाई के थ्रू भी दे ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ लिगेंड सिग्मा के थ्रू देके पाई के थ्रू ले लेते हैं। इसका मतलब पाई इंटरेक्शन दो तरह का होगा, कितने तरह का बताओ कितने तरह होगा, दो तरह का। पहला पाई इंटरेक्शन की डायरेक्शन वही होगी जो सिग्मा इंटरेक्शन की थी, बोलो। इसका मतलब ऐसे लिगेंड पाई के थ्रू भी दे ही रहे होंगे, पाई के थ्रू भी, इन्हें बोलेंगे पाई डोनर, क्या बोलेंगे इनको, याद रखना पाई डोनर सिग्मा डोनर होता है, क्योंकि पाई के अंदर सिग्मा गंगा रही सिग्मा पाई के अंदर सिग्मा है, अरे छुपा है ना, इसलिए पाई डोनर केवल पाई डोनर नहीं होता, कहते पाई डोनर है इनको, लेकिन पाई डोनर से सिग्मा डोनर कर चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग है ये वाले, वाह, जो सिग्मा के थ्रू दे देते हैं, ऐसे ही देते हैं, में कुछ नहीं देते, देने के नाम बस दुकान बनाने के लिए देते हैं, ये वही है जो पहले सेमेस्टर में पहले एक महीने आपको चॉकलेट खिलाते हैं, बाद में नोट्स कॉपी करने होंगे इनको, सब करना ही होगा, बड़ा इंटरेस्ट होता है पीछे देने वाला, पहले हल्का देंगे, बॉन्ड बनाएंगे वाला, जो भी वातावरण आगे रहा होगा पूरा कोई एजेंडा, और फिर जैसे ही बॉन्ड बना पूरा हम चूस लेंगे वापस। इन्हें कहते हैं पाई एक्सेप्ट कर ले, क्या बोलते हैं। सच बात तो ये है, नॉन मेटल ने अपनी औकात दिखा दी, अंत में यही औकात थी इनकी। अरे किसके लिए थे, जो अब तक ये सब जो सॉन्ग रच रहे थे, मुखौटा पहने थे कि हम डोनर डोनर, असल में कौन है तो सबको ही पता है। इसीलिए आप देखोगे किसी भी लिगेंडो में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको जो मिलेंगे आगे जाके कॉम्प्लेक्स लोग यही मिलेंगे, क्योंकि असल कहानी तो
कुछ समझ नहीं आता कैसे मुंह ऐसे बना के बैठे हैं ऐसे गोबर की तरह। इनसे केमिस्ट्री डिस्कस करने जाता हूं मैं भी यार, गॉसिपिंग करनी चाहिए इनसे तो बस। इंस्टाग्राम की रील हो ये क्या केमिस्ट्री के लोग ये सब क्या बोले इनको। बट याद रखना कहीं ना कहीं पाई सेक्टर भी सिग्मा डोनर तो होता ही है। क्या होता है? अगला सवाल, इनकी बॉन्डिंग करने वाले कौन है, ऐसे कौन है जो सिर्फ सिग्मा देंगे और कुछ नहीं पाई का नाम लेंगे। वो जिनके पास एक ही होमो है। क्या है? एक ही होमो था राइट ब्रो। एक होमो से लेकर दूसरा तो वही बना है। इसीलिए वो सब है जो सेकंड पीरियड के न्यूक्लियर कंपाउंड है। कौन है सेकंड पीरियड के? या तो एनाइनिक स्पीशीज है पढ़ी किलोमीटर हो एक ही सेकंड पीरियड का पानी दिखने को तो है, दिखने को तो है पर देने को एक ही है। अमोनिया को दिखने को भी एक ही है, अल्कोहल में दिखने को तो है पर देने को एनिल को दिखने को भी एक ही है। और H- में अब वो बहुत बड़ी बात है। उन्हें जिंदगी में नंबर देखिए आगे जाने के और कार्बन माइनस में एक ही बना। ये सब के सब क्या है? सिग्मा डोनर ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? अंग्रेजी में लिखे तो हैविंग वन लोन पे बोलो लोन पे बोलो तो हट गया मतलब वापस इतने पढ़ाया फ्रांस में दिया लोन पे है सोनो पे कौन गया पानी का कौन है पानी कौन है सोनो पे है क्या उनमें से देने का एक है दूसरा दिखाने का है बस। आते इन पाइलों में कौन कुछ भी नहीं। जितने भी सिग्मा डोनर थे ना उनको मना कर दो एच हटा दो एच कब हटा दो एच सब पाइलों में बन जाएंगे। पानी का जरा ओ माइनस क्या अमोनिया का जरा NH माइनस बना हेलोजन पे लाइट रखो सारे हाइलाइट सारे ये सब क्या है पाई डोनर क्योंकि इनमें मोर देन वन होमो है। क्या है इनमें सिर्फ एक होमो है एक होमो है एक होमो एक होमो इनमें क्या है जनाब दो या दो से ज्यादा होमो है। बोलो ऐसे केस में ये सिग्मा भी करेंगे और ये गेटिंग माय पॉइंट। नॉर्मली सारी एनाइनिक स्पीसीज हैविंग मोर देन वन लोन नहीं पे है। अरे बोलो ना लोन पे नहीं है बोलो मेरे को बात करनी पड़ेगी। एनाइनिक स्पीसीज हैविंग मोर देन वन लोन पे बट शुड नॉट हैव पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए पाई बॉन्ड हो गया ना तो पाई सेक्टर पहुंच जाएंगे हम। क्या लेना चाहिए पाई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए उनमें। अरे बोलो दोस्तों पाई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए उनमें। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्रॉस नहीं है हैलाइड है हैलाइड ठीक है। आओ पाई सेक्टर्स पे चलते हैं। सवाल है ऐसे कौन लिगेंड पैदा हो गए भाई जो देते देते लेने लगे हैं? ये कौन पकड़े हैं जो लेना स्टार्ट कर दिए हैं? आंसर इज एकदम सिंपल। एमोथी कहती है जिनके होमो और ल्यूमो के बीच का गैप बहुत कम होता है। बोले तो जिनके ल्यूमो लो लाइन होते हैं लो लाइन में सब नीचे रहते हैं क्या कहते हैं जिनके ल्यूमो लो लाइन रहते हैं वो मेटल को उल्लू बना के एग्जैक्ट वर्ड दूसरा है उल्लू बना के हल्का सा दे देंगे और भर के मेटल से फिर देंगे किससे होमोस और लेंगे किसमें ल्यूमो में एक्सेप्ट करेंगे। इनकी एक ही कंडीशन है लो लाइन ल्यूमो। क्या चाहिए लो लाइन ल्यूमो। नॉर्मली ल्यूमो होते हैं याद करो मोटिवेशन लिख पड़ी बाई स्टार्स या सिग्मा स्टार्स होते हैं पर सिग्मा स्टार्स की प्रॉब्लम है सिग्मा स्टार ल्यूमो होते हैं हाईलाइट होते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग स्लो होती है और बॉन्डिंग स्लो होती है नीचे बनेगा और एरिया बॉन्डिंग ऊपर बनेगा। इसीलिए नॉर्मली सिग्मा स्टार वाले कम बिहेव करेंगे। बता सिग्मा बॉन्डिंग अगर दो एलिमेंट के सिग्मा बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा तो उनके ल्यूमो कम हो जाएंगे उनके ल्यूमो लो लाइन हो जाएगा। इसलिए दो तरह के होंगे पहले वो जिनके पास या तो वेकेंट सिग्मा स्टार हो और दूसरे वो जिनके पास वेकेंट पाई स्टार हो। रेडी पॉइंट हुआ नॉर्मली पाई स्टार वाले ज्यादा फेमस है। पाई स्टार वाले कौन होंगे आंख बंद करके बस कुछ पाई बॉन्ड खत्म खत्म कौन पाई स्टार वाले पाई बॉन्ड पाई स्टार होगा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड वाले को उल्टा लिख दिया यार ये है पाई वाले सिग्मा वाले जिनमें पाई बॉन्ड्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स हैं वो सब पाई स्टार वाले जैसे CO साइनाइड NO इथीन बेंजीन दो यार ये सब फैन फैन होता है। अरे फैन अरे भी लोग सारे यार मैं तो यार ये सब या इथीन ये सब के सब जो पाई स्टार में लेते हैं ये पाई स्टार के अंदर पाई सेक्टर है किसके अंदर है और ये वो है जो सिग्मा स्टार में लेते हैं। याद रखना सिग्मा स्टार में सेकंड पीरियड ले सकते हो सेकंड पीरियड सिग्मा स्टार बहुत बहुत बड़ी बहुत होती है तो थर्ड पीरियड सारे सेकंड पीरियड वाले हैं न्यूट्रल सारे थर्ड पीरियड वाले न्यूट्रल यहां है। क्या आप समझ गए? आपको समझ में आ गई वाली बात बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया पक्का समझ में आई? आओ अब इनके इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंटरेक्शन होगा कौन से होंगे तो देखो पाई डोनर में सिग्मा वाला तो हो रहा है सॉरी सिग्मा वाला तो हो रहा है पाई वाला कौन सा इंटरेक्शन होगा बिकॉज़ ये बैक बॉन्डिंग है कौन सी बॉन्डिंग है तो इसके बारे में कौन सी टाइप की बैक बॉन्डिंग कौन सी टाइप की बैक बॉन्डिंग है ये तो लिगेंड जब दे रहा होगा तो लिगेंड कहां की स्पेसिस में मेन ग्रुप टी ब्लॉक बोलो यार लिगेंड कहां की स्पेसिस है तो टी ब्लॉक में भरा हुआ कौन होगा ये होंगे दिवाली तो इस बार बताओ भरे होंगे बस भरे होंगे तो बताओ फील्ड पी से दे रहे होंगे बोलो और मेरे पास खाली होता है इसका मतलब कौन सी बॉन्डिंग होगी पी पाई पाई डोनर की बॉन्डिंग कौन सी होती है कौन सी होती है और जब ये ले रहे होंगे लिगेंड तो लिगेंड कहां लेंगे ल्यूमोस में और ल्यूमो कहां में सिग्मा स्टार यहां और मेटल देने से मेटल तो बड़ा भी उसका दिया होता है कहां ले बोलो यार ल्यूमो के दोगे तो ये पी से दे रहे होंगे मेटल फील्ड क्या क्या बोला क्या अरे फील्ड डी से भरे डी से इस बार मेटल दे रहे होंगे और बताओ लिगेंड कहां ले रहे होंगे बताओ उनके ल्यूमो ल्यूमो क्या होते हैं उनके ल्यूमो क्या होते हैं उनके बोलो सिग्मा स्टार यहां तो बताओ ये बॉन्डिंग कौन सी होगी डी पाई सिग्मा स्टार या डी सिग्मा स्टार बॉन्डिंग या डी पाई स्टार पाई बॉन्डिंग कितने लोगों को समझ में आ गया आप करो तो इसको भी पाई लिखना पड़ेगा बिकॉज़ बॉन्डिंग तो पाई है डी पाई सिग्मा स्टार गरीमा पॉइंट ये वाली बॉन्डिंग होगी। अब इन दोनों बॉन्डिंग्स में डिफरेंस क्या है उस डिफरेंस को भी अपन को समझना है। आइए उसको थोड़ा यहाँ डिटेल में समझें। पाई डोनर में जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फ्लो है वो सिग्मा का जिस डायरेक्शन में है पाई का भी उसी डायरेक्शन में है मतलब यूनिडायरेक्शनल बॉन्डिंग है। क्या है यूनिडायरेक्शनल बॉन्डिंग बाइवेलेंट है बॉन्ड में बाइवेलेंट है बॉन्ड दोनों में बोलो बाइवेलेंट है बट यूनि जबकि पाई सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो सिग्मा के थ्रू जा रहा है पाई के थ्रू आ रहा है।
और बताओ साइंस का ऐसा मैकेनिज्म या ह्यूमन जो अपनी यूनिवर्स है उसका ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी चीज का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से वापस जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं पानी पड़ रहा था नीचे पड़ पानी पड़ रहा होता है समझ गया बोल के बोलते हैं जो है जान से होती है वो अलग लगे होते हैं उन्हें पानी पड़ रहा होता है फिर नीचे जाना बार-बार दिखा ना आपने तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं सिनर्जी मैकेनिज्म क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मैकेनिज्म दुनिया में जहां भी हो उस मैकेनिज्म बोलते हैं इसलिए इस तरह की बॉन्डिंग का नाम क्या है सिनर्जी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं इनको यस बाइसेप्टर्स की बॉन्डिंग को सिनर्जी बॉन्डिंग को सिनर्जी से मतलब क्या हुआ सिनर्जी मतलब क्या हुआ लिगेंड से डेंसिटी मेटल पे आई और मेटल से वापस दिस इज द सिनर्जी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट कितने लोगों को समझ में आ गया हाथ करके बताओ इनमें इस पाई बॉन्ड का टाइप कौन सा पाई बॉन्ड में बताओ इनमें ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई है पी पाई बताओ इनमें ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई है बताओ पी पाई पाई स्टार आई थिंक यू गॉट इट दैट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड खत्म हो गया है ये आपका होमवर्क है इसमें कुछ लिगेंड लिखे हुए हैं इस तरफ सामने इनके हुए आपको टिक क्रॉस लगाना है कि कौन टिक क्रॉस है मेरे से एक कलर का किसी का किसी कार्बन लगा दें हैं बताओ कार्बन की कहानी क्या है O माइनस डबल क्या मोनो है कि भाई दोनों सकता है कार्बन लगेगा मामला तो क्या सकते हैं मोनो भी और बाई भी मतलब फ्लेक्सी है पर एम भी नहीं है क्योंकि जिधर से भी जुड़ेगा से वो एम भी नहीं है एम भी नहीं है और O माइनस दोनों है O माइनस दोनों मतलब बराबर है सिग्मा कौन सा पहले O माइनस फाइनल है मुद्दा हो जाएगा O माइनस तो बोलो सिग्मा दोनों को डिफरेंट करके फाइनल आते हैं नहीं समझ आया ऐसा समझो वाटर क्या वाटर सिग्मा डोनर ओनली क्या है जैसे भी पकड़ने करोगे पाई बना क्या बन जाएगा एसिड क्या एसिड सिग्मा डोनर ओनली क्या है न्यूट्रल नहीं बना डिकोड करो बन जाएगा बताओ एसिड कैसे बन जाएगा एसिड और एसिड क्या बन जाएगा पाई बना अमोनिया सिग्मा डोनर NH2 सिग्मा डोनर हां वन सिग्मा डोनर है सिग्मा डोनर L1 सिग्मा डोनर R1 सिग्मा डोनर N सिग्मा डोनर NH माइनस पाई डोनर सिग्मा डोनर डिकोड करो क्या बन जाएंगे पाई डोनर्स इसलिए आपको पूछे बताओ अमोनिया स्ट्रांग एसिडिक मीडियम स्ट्रांग एसिडिक में क्या न्यूट्रल में अमोनिया बिहेवियर क्या होता है क्वेश्चन है दे रखा है कि नहीं दे रखा मैं पूछ लेता हूं बताओ अमोनिया का बिहेवियर क्या होगा अमोनिया का बिहेवियर बताना आपको बिहेवियर ऑफ अमोनिया अमोनिया इन न्यूट्रल मीडियम अमोनिया स्ट्रांग एसिड में स्ट्रांग एसिडिक मीडियम और अमोनिया स्ट्रांग बेसिक मीडियम में बताओ क्या बिहेवियर होगा अमोनिया न्यूट्रल अमोनिया सिग्मा डोनर ओनली सिग्मा डोनर बताओ स्ट्रांग एसिड क्या पकड़ रही स्ट्रांग एसिड अमोनिया हां अगर बताओ अमोनिया स्ट्रांग एसिड पकड़ क्या बन गया NH4+ और NH4+ कैसा लिखा राइन थी खरा जो था दे दिया उसने अरे कैसा क्या होता है क्या लोन पे दे दिया उसने अरे जान लो ए लिए हो अरे अबे लोन पे नहीं चला गया अब बताओ स्ट्रांग बेसिक मीडियम अमोनिया बन जाएगी NH2 मतलब क्या बन जाएगी वो हैं यस तो ये चीजें समझ में आ रही है ये नहीं बेटा कुछ नहीं आएगा भाई पगलेट देंगे गोबर तो O माइनस पाई डोनर क्या है तो सिग्मा डोनर ओनली नहीं कह सकते सिग्मा डोनर वाला तो यूज कर लेते हैं सिग्मा डोनर ओनली वाला यूज नहीं कर सकते अपन तो इट्स पाई डोनर क्या है पाई सेक्टर नहीं है गेटिंग माय पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया हाथ करो ऐसे पढ़ लेना अब आओ कुछ एग्जाम के सवाल कर लेते हैं पहला क्वेश्चन एज ए लिगेंड प्रोवाइड इज पाई डोनर याद रखना ओनली सिग्मा डोनर नहीं है बोलो यार और ओनली पाई डोनर कोई चीज नहीं होती चीज अरे ये क्या कोई होती है अब पहला कौन सिग्मा बनेगा अब ये कोई चीज नहीं होती है क्या बोलेंगे बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर सिग्मा पाई दोनों डोनर होते हैं नहीं समझ में आया बाहर में जाओ नहीं मुझे क्या लेना मेरा काम बताना बता दिया अगला सब एग्जांपल लेते हैं ऐसे लेके करके लेते हैं लिगेंड विद ओनली सिग्मा बॉन्डिंग कैरेक्टर ओनली सिग्मा ओनली देखो साइड में तो पाई वाला मामला है भैया हां पाई सेक्टर है इधर भी पाई वाला मामला है भैया इधर भी पाई वाला मामला है कौन होगा R- केवल एक ही डोनर है कोई पाई बॉन्डिंग नहीं सिग्मा डोनर ओनली है नहीं पहले पड़ा एक गेट का भी कर लेते हैं चलो एक गेट का सवाल नीचे होगा अगला क्या कांसेप्ट चालू तो क्लास पढ़े एक गेट का सवाल कर लेते हैं गुड पाई एक्सेप्टर कौन है गुड पाई एक्सेप्टर कौन है अरे बताओ ROH क्या होता है सिग्मा डोनर ओनली पाई बॉन्ड तो है ही नहीं में बोलो पगला बताओ उसको डीप्रोनेट कर दो क्या बन जाएगा पाई डोनर क्या बन जाएगा इसका जिस भी सेट में ये है वो पाई सेक्टर हो नहीं सकता तो देखो क्या इसमें है खत्म के लिए ये पाई सेक्टर वाला अरे है ना आर्सेनिक वाले फॉस्फोरस वाले होते हैं ये पाई सेक्टर और ये तो पाई बॉन्ड वाले हैं इधर समझ में आ गया चलिए आज की क्लास यही समाप्ति की घोषणा होती है मिलेंगे अगली क्लास में क्या टाइम हुआ 3:25 है क्या कितने जोर से बोला 35 ने कल पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज और मेटल की स्टोरी और उसके बाद फिर वीवीटी पे आएंगे